इंडिया में 5 ही चीज है, अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर। ये 5 चीज आप सस्ती बेचो, अभी लाइन लग जाए। किशोर बियानी सर के साथ आपने काम किया, क्यों वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल बने? एक रेबेल थे वो। फिर जाके हम लोग ने बिग बाजार का कॉन्सेप्चुअलाइज शुरू किया। एक 1.5 किलोमीटर की लाइन बिग बाजार में जाने के लिए उस दिन। और क्यों ऐसा? डिस्काउंट जो गलती हुई, 10,000 11,000 करोड़ का डेट ले लिया। उनका डाउनफॉल डेट था। राकेश झुनझुनवाला इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन गए? मैंने इंडिया के ऊपर उससे बड़ा बुल नहीं देखा, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, राधा किशन दमानी हो। इन सबसे मैंने एक चीज सीखी, वर्ल्ड में बहुत कम डेकेडल कंपाउंडिंग स्टोरीज मिलती है। उनको ये अक्कल थी कि अगर कोई मेरे को कंपाउंडिंग स्टोरी मिल जाती है तो फिर बेचने का नहीं। तो जब उन्होंने टाइटन लिया तो खाली घड़ी बनाती थी, तो क्यों उन्होंने इन्वेस्ट किया? बिकॉज HMT was dying down and टाइटन से भी ज्यादा ब्रांड थी टाटा की। टुडे हिज इन्वेस्टमेंट इन टाइटन अलोन इज $1.5 बिलियन। राकेश झुनझुनवाला हम लोग को बोलते थे, द वर्स्ट ऑफ मिस्टेक्स आर मेड इन बेस्ट ऑफ टाइम्स। वही मेरे साथ हुआ। जो मैंने 30 साल में कमाया था वो मैंने 30 महीने में खो दिया। When I just started with content creation journey, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था to manage many things by myself. ब्रांड डील से लेके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करना, so many things. बट मैंने प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स में काम करना स्टार्ट किया एंड इट चेंज माई लाइफ। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा हाउ कैन यू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल थिंग्स एफर्टलेसली। थोड़े टाइम पहले आई केम अक्रॉस उडू, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वो ऑफर करता है बहुत सारे एप्स टू सिंप्लीफाई ऑल बिजनेस प्रोसेसेस, इंक्लूडिंग जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। सो अब मैं मेरे न्यू उडू अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ। आई विल गो टू द प्रोजेक्ट ऐप। दे हैव अ कैनबैन व्यू विच इज़ विजुअल कार्ड और स्टिकी नोट्स व्यू। वहाँ आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट स्टेजेस वेयर यू कैन ऐड स्पेसिफिक टास्क इन ईच स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टेजेस मैंने क्रिएट किए हैं दे कैन बी कैटेगराइज एज न्यू, in progress, under review, completed and many more. Once आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, you can drag it and drop it from the current stage to the next one. हमारे केस में from new stage to in progress to under view stage है। आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर सब टास्क ऐड कर सकते हो और उनका स्टेटस भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रेस यू आर एट। यू कैन ऑल्सो शेड्यूल टू डूज, कॉल्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा वाया एक्टिविटीज एंड सेट रिकरिंग टास्क। और आप अपने टीम के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग द टाइम टेकन एंड द नंबर ऑफ टास्क डन बाय यूजिंग टाइम शीट। आप फाइल्स भी अटैच कर सकते हो, यहाँ कम्युनिकेशन ट्रेल भी रख सकते हो एंड सो मच मोर। एंड द बेस्ट पार्ट इज उडू की फर्स्ट ऐप फ्री है forever, that too for unlimited users with lifetime unlimited free hosting and customer support. So क्या आप excited हो to try Udo and also its project management app? मैंने आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। ये तो हो गई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात, बट वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज आवर ओवरऑल बिजनेस टू बिल्ड वेल्थ। और यही समझाते हैं हमारे आज के गेस्ट प्रशांत देसाई, जो एक लॉन्जिविटी शेरपा है। हमने कुछ मंथ्स पहले उनके साथ एक हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट किया था एंड उसमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। सो आज के एपिसोड में हमने उनसे बात करी है अबाउट हिज जर्नी विद राकेश झुनझुनवाला सर एंड किशोर बियानी सर, कि उन्होंने कैसे बिग बाजार को बड़ा करने में हेल्प करी, कैसे राकेश झुनझुनवाला ने इतने करोड़ों रुपए बनाए राइट रिसर्च के साथ, एंड इनका क्या रोल था उसमें और उन्होंने क्या लेसन सीखे, एंड इंडिया की ग्रोथ पे कैसे समझ के हम भी पैसे लगा सकते हैं। हमने ये सब डिस्कस किया है आज के एपिसोड में। बट बिफोर यू स्टार्ट दिस एपिसोड, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस पॉडकास्ट से या इस यूट्यूब चैनल से कभी भी कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप शेयर करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गेस्ट ला सकते हैं और आपके लिए पॉडकास्ट को और बेटर बना सकते हैं। Enjoy the show, but before you start, don't forget to subscribe राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप एक बेहतर एंड इंसाइटफुल इंसान बन सकें कम समय में। Enjoy the show. आपने काम किया है राकेश झुनझुनवाला सर के साथ, किशोर बियानी के साथ, जिग्नेश शाह सर, राइट? इन सब के साथ कैसे? इंटरेस्टिंग राज। तो कलकत्ता में था, बहुत गरीब था। मेरे फादर जब मैं 7 साल का था गुजर गए थे एंड हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो आइडिया था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में गरीब तो नहीं रहना है यार। करेक्ट। ये पता था पैसा तो बनाना है, बट ये नहीं पता था कैसे बनाना है।
मैं 94 में मेरे भाई की शादी होने वाली थी, तो कुछ तो खर्चा होता है, तो पता नहीं था पैसा कहाँ से आएगा। मेरी मदर इंडिया की तरह शेयर सर्टिफिकेट्स लेके आई, बिकॉज मेरे फादर बहुत बड़े बिलीवर्स थे स्टॉक मार्केट के उन दिनों में। एंड मेरे भाई और हमने वो शेयर सर्टिफिकेट लिए, टैली करना शुरू किया कि कितने शेयर्स है, क्या प्राइस है। उस टाइम उन दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स पे प्राइस आते थे, तो आपने शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स डाले, प्राइस, एंड हर एक एंट्री के बाद हमारी स्माइल बढ़ती गई, क्योंकि हम लोग को लग रहा था हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। जब वो ख़त्म हुई एक्सरसाइज, 1-1.5 घंटा लगा इतने गरीब भी नहीं है, हम लोग अच्छे थे। बट क्योंकि मेरा माइंड हमेशा ये चल रहा था कि यार पैसे कैसे बनाना है, मैंने बोला ये क्या, मतलब ये स्टॉक मार्केट है क्या, जहाँ 15 साल में हमारी वेल्थ 15-20 गुनी बढ़ गई है। एंड समवेयर उससे ऐसा लगा कि यार अब करियर पैसा बनाना है तो स्टॉक मार्केट का ही काम करना है। फिर जाके मैं कॉस्ट अकाउंटेंट बना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, एंड स्टॉक मार्केट को ज्वाइन की। 4-5 साल कलकत्ता में एज इक्विटी रिसर्च काम किया, बिजनेसेस को समझने की ट्राई की, साइंस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइस समझने की ट्राई की, फंडामेंटल रिसर्च आज जो बोलते हैं। एंड उसमें से उन दिनों क्या होता था राज की कंपनियां बोलना नहीं चाहती थी। आज तो हर क्वार्टर वो बोलते हैं कि मेरा ये बिजनेस है, उन समय कंपनी बोलती थी मैं क्यों बताऊं मेरा क्या बिजनेस है, मेरा क्या फ़ायदा। तो तब नारायण मूर्ति जी का इन्फोसिस का IPO आया, एंड उन्होंने एक बहुत रिमार्केबल काम किया कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। उन्होंने बोला यार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा बिजनेस समझने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बिजनेस आपको समझाने के लिए। और उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा ट्रांसपेरेंट एनुअल रिपोर्ट बनाया, जहां वो जाके उन्होंने अपना बिजनेस समझाया। एंड हमको लगा यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है, इंडिया में देनी चाहिए। सो हम लोग ने एनुअल रिपोर्ट लिखने का काम किया, जहां हमारा काम था, एनुअल रिपोर्ट तो CA बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बट उस नंबर के पीछे की कहानी हम लोग बनाते हैं एंड उसको बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन करते हैं, ताकि एक एनुअल रिपोर्ट से निकल के एक एम्बेसडर डॉक्यूमेंट बने। एग्जाम्पल एंड रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट ले लीजिए, जो आज उनकी टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ, हम लोग ने लिखी थी उनकी। आप लोगों ने लिखी थी? हाँ, तो हम लोग ने नहीं लिखी थी, ये लाइन तो धीरू भाई जी की थी। 97 में आई थिंक उनको मिले थे, तो हम लोग गुजराती, वो लोग भी गुजराती, तो हम लोग तो चरण में बैठे हुए थे, उनको मिलना हुआ। तो ऐसे ही मेरे जो बॉस थे मुदर पथेरिया, उन्होंने उनको पूछा कि धीरू भाई एक वर्ड में, सॉरी मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, बट वो बोल रहे थे कि एक वर्ड में रिलायंस की फिलॉसफी को कैप्चर करिए। एंड धीरू भाई ने सोचा भी नहीं, एक लाइन में बोल दिया, ग्रोथ इज लाइफ। आज भी देखिए रिलायंस का टैगलाइन इज ग्रोथ इज लाइफ। फिर हम लोग ने वो बोरो करके उनके एनुअल रिपोर्ट में डाल दिया। तो चाहे रिलायंस थी, एलन मित्तल की कंपनियाँ थी, लुपिन थी, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज थी, सारे बैंक्स थे, सबके एनुअल रिपोर्ट हम लोग बनाना शुरू किए। उसमें से एक एनुअल रिपोर्ट हम लोग बनाते थे पेंटालून रिटेल का, जो किशोर बियानी की कंपनी थी। एंड 97 में किशोर बियानी ने अपना पहला पेंटालून्स कलकत्ता गरियाट में खोला। तो किशोर जी कलकत्ता बहुत आते थे, हम लोग कलकत्ता थे, एनुअल रिपोर्ट बनाया। उनको यंगस्टर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे ही एक कॉन्वर्सेशन में मैंने उनको बोला कि किशोर जी बम्बई आना है, तो इसे आ जाओ। तो ऐसे डाके करूँगा क्या, ऐसे मेरे को ज्वाइन करो। ऐसे नहीं मेरे को तो स्टॉक मार्केट में आना है। तो उन्होंने बोला प्रशांत अपनी कंपनी लिस्टेड है, आ जाओ, ट्रस्ट मी अच्छा होगा। मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिली बॉम्बे जाने की, सब कुछ छोड़ के 15 मई 2003 को लैंड हो गया बॉम्बे। स्टार्टेड वर्किंग किशोर बियानी के साथ, बहुत क्लोजली उनके साथ काम किया 7 साल। तो दैट्स हाउ मैं किशोर जी के साथ काम करना शुरू किया। एंड मेरा एक ही थॉट था, किशोर जी को बहुत आइडियाज़ आते थे और कैश फ्लो था नहीं, बिकॉज जितना कैश फ्लो था प्लस 3 टाइम्स बोरोइंग ऑलरेडी कर चुके थे। तो विजन इतनी बड़ी थी लेकिन कैश फ्लो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो जब मैंने किशोर जी को बोला कि आपकी ग्रोथ तभी हो सकती है जब कैपिटल मार्केट्स आपको पैसा देगा, लेकिन कैपिटल मार्केट आपकी कहानी तो समझता ही नहीं है। तो बोला बॉस प्रॉब्लम मत बताओ मेरे को सोल्यूशन बताओ। तो ऐसे सोल्यूशन एक ही है किशोर जी, कि दुकान में कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड के ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। समझेंगे तो शायद अपना होप इन हेल है। तो किशोर जी वो 1 सेकंड में समझ गए और उन्होंने बोला 1 महीने का टाइम दो प्रशांत मेरे को। तो उन्होंने 1 महीने में पूरा हाउस ऑर्डर में किया। फिर हम लोग बैग लेके अपनी कहानी बेचने चले गए। तो जब मैंने पेंटालून ज्वाइन किया तब हमारा मार्केट कैप 52 करोड़ था, 52 करोड़ था। दिस इज़ 2002। 2007 जब स्टॉक मार्केट पीक आया था, फ्रॉम 52 करोड़ इट बिकेम टू 22,000 करोड़ इन अ मैटर ऑफ 5 years। किशोर जी वॉज ऑल न्यूज़पेपर में उनका नाम था, उनको आज भी राजा ऑफ रिटेल बोलते थे। हम लोग
मैसिव ग्रोथ भी हम लोग ने अचीव की, और इस ग्रोथ के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत थी। तो हम लोग ने एक प्लेसमेंट किया। तो आज जो सारे स्टॉक मार्केट के दिग्गज है, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, मधु केला हो, अमल परीख हो, ये सब उस हमारे एक प्लेसमेंट में आए। उन्होंने इन्वेस्ट किया पैंटालून में। एंड इस दौरान मैं राकेश झुनझुनवाला के साथ क्लोज हो गया। तो मैं भैया को मिलता था, हम लोग उनको राकेश भैया बुलाते हैं। एंड एक फॉन्डनेस थी उनको मेरे प्रति। एंड राकेश भैया उन दिनों एक अलग दौर से गुजर रहे थे। अभी तक वो पूरी सिंगल हैंडेड स्टोरी थी, फ्रॉम 5,000 रुपीज़ टू, जब मैंने उनको ज्वाइन किया तब उनकी नेटवर्थ कुछ 750 करोड़ रुपए थी। बट वो फोर्ट में छोटी सी ऑफिस में 2 बंदों के साथ, वो भी उनके अकाउंटेंट और वो मुनीम थे, वो काम करते थे भैया। बट भैया को कहीं लगा, और भैया की हेल्थ तभी भी उतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ मेरे को हो जाए तो मेरी जो रियल वेल्थ है, विच इज़ मेरा जो नॉलेज है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंड भैया के दिमाग में एक थॉट आया कि क्या मैं अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता हूँ। तो उन्होंने रेयर एंटरप्राइजेस बनाया। रेयर, RA स्टैंड्स फॉर राकेश झुनझुनवाला, RE स्टैंड्स फॉर भैयाज वाइफ भाभी रेखा झुनझुनवाला। तो रेयर एंटरप्राइज करके उन्होंने बनाया। एंड ऑब्वियसली आइडिया वॉज टू ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे एंड ग्रो करेंगे। तो बिकॉज फॉन्डनेस थी तो उन्होंने मेरे को बोला, प्रशांत आ जाओ। एंड कलकत्ते से आया वो बंदा जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, उसको चांस मिला राकेश झुनझुनवाला के साथ काम करने के लिए। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। दैट्स हाउ राकेश झुनझुनवाला मेरी लाइफ में इतना सीखा हूँ उनसे कि मैं क्या बोलूँ। आया तब बहुत गरीब था, कुछ फिलॉसफी किशोर जी की, कुछ राकेश झुनझुनवाला की, तो एंडेड अप ठीक ठाक वेल्थ बनी। एंड फिर उसी जो हमारे राकेश झुनझुनवाला हम लोग को बोलते थे कि प्रशांत, द वर्स्ट ऑफ मिस्टेक्स आर मेड इन बेस्ट ऑफ टाइम्स। एंड वही मेरे साथ हुआ। एंड सो राकेश झुनझुनवाला को छोड़ के फिर मैं वापस किशोर बियानी के साथ गया, सेकंड इनिंग्स वहाँ खेली। तब पेंटालून रिटेल फ्यूचर ग्रुप हो गया था। फ्रॉम जस्ट रिटेल फाइनेंस में चले गए थे, मीडिया में चले गए थे, इंश्योरेंस में चले गए थे, सिम कार्ड भी थे। तो हमको कॉम्प्लेक्स स्टोरी अब और बेचनी थी, क्योंकि पैसा तो और चाहिए था। तो वहाँ काम किया। बट फिर मेरे को एक ऑफ़र मिली जिग्नेश शाह से। उनका भी रिमार्केबल स्टोरी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉई थे, उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते थे। बट मार्केट आर्किटेक्चर, एक्सचेंज कैसे फंक्शन करता है, उनके एंड टेक्नोलॉजी के बंदे थे, टेक टीम में काम करते थे। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था BSE बोर्ड को कि NSE के पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करते हैं, बट बोर्ड नहीं नो हुआ। तो फिर उन्होंने बोला अब एंटरप्रेन्योर बनना है। हमारा एक एक्सचेंज था, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मैंने उनको दिसंबर 12 में ज्वाइन किया और जुलाई 2013 में उसमें एक बहुत बड़ा पेमेंट डिफ़ॉल्ट क्राइसिस हुआ। किसी को स्केपगोट बनाना था, और इंडिया में आप प्रोमोटर को स्केपगोट बनाते हो, तो बहुत मेजरली उनको स्केपगोट बनाया गया। 3 बार वो जेल भी गए। एंड जब वो फर्स्ट टाइम जेल गए तो बिकॉज ये एक्सचेंज और एक्सचेंज टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी पे आ जाती है बात, तो बोर्ड को एक नया CEO MD चाहिए था। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया CEO MD बनने के लिए। तो फिर मैं CEO MD बन गया। दैट्स हाउ मैं जिग्नेश शाह के साथ काम किया। मैं जब कलकत्ता से आया था तो मेरे बैंक में 3 लाख रुपए थे। 2017 में मेरे बैंक में 30 करोड़ थे। एंड कोई विविड इमेजिनेशन में आप नहीं सोच सकते हो कलकत्ते का लड़का इतना पैसा बनाएगा, तो खुश तो होना चाहिए। मैं दुखी था एक्चुअली। मेरे को लग रहा था मैं भिखारी हूँ, क्योंकि क्या था, आपका रेफरेंस पॉइंट तब बाकी सब थे। तो रादर देन कि भाई खुश हूँ कि मेरे पास 30 करोड़ है, मैं तो बहुत दुखी था। अब ये थी कि अब मेरे को एक 0 और लगाना है। तो इतने एरोगेंस में ये था कि बस लगाना है तो लग जाएगा दोस्त, क्या चिंता करता है। एंड व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे 0 लगाने का, ये पता था। स्टॉक मार्केट में आप 10x पैसा 1 साल 2 साल में नहीं बना सकते, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। वो इन सबसे सीखा था कि स्टॉक मार्केट में आप वेल्थ क्रिएशन के लिए यू विल नीड 10-20 ईयर ऑफ कंपाउंडिंग। तो बोला एंटरप्रेन्योर बनते। तो भाई क्या करोगे एंटरप्रेन्योर, वो तो पता नहीं था। वही स्टॉक मार्केट वाला कि पैसा बनाना है पता नहीं कैसे, एंटरप्रेन्योर बनना करूँगा क्या पता नहीं। बट 2013 से मैंने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया था। मैं जूहू बीच पे भागने जाता था, तो एक सेंस आ रहा था कि ऊपर में एडिडास, रीबॉक, नाइकी, पूमा अच्छी ब्रांड्स थी, 12-15 हज़ार के जूते थे। एंड नीचे में बाटा के पावर और नॉर्थ स्टार थे। एंड हम लोग 300-400 किलोमीटर 3-4 महीने में भागते हैं, और एक शू की लाइफ 300-400 किलोमीटर होती है। तो हर क्वार्टर आप एक जूता चेंज कर रहे हो 15-20 हज़ार का। एंड तब आप अच्छा कर रहे थे तो एक जूता तो होगा नहीं, आपके पास 4-5 जूता होगा। तो वर्चुअली एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। फिर जूते से तो होता नहीं है, फिर शॉर्ट्स चाहिए, फिर टी-शर्ट्स चाहिए। मैं कलकत्ते में गोल्फ बहुत खेलता था, तो मेरे को लग रहा था रनिंग गोल्फ से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है जूते में। तो ऐसे ही एक थॉट आया कि यार
ऊपर में ये है, नीचे में ये है, मैं बाटा के जूता पहन के तो मैराथन नहीं भागूंगा, तो कुछ बीच में क्यों नहीं है। इतनी अंदर से इतना एरोगेंट था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। मेरे को लगा ये वाइट स्पेस है, अब इसको तो मेरे को ऑक्यूपाई करना ही है। तो फिर मैं एंटरप्रेन्योर बन गया एंड बना तो काम प्रॉपरली किया, बिकॉज बचपन से ये था कि करेंगे तो अच्छे से करेंगे। तो गए, समझे जूता कैसा बनता है। फिर एक बहुत इजी वे आउट था, हम लोग कैंटोन फेयर गए चाइना। वहाँ आप जाओ, खाली जूते का सेक्शन इज बिगर देन वानखेड़े स्टेडियम। तो यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। सारे सैंपल्स लेके आए, सैंपल्स कुछ एक दोस्तों को दिखाए। सचिन तेंदुलकर के एजेंट मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, विनोद नायडू को दिखाया, बिकॉज उन्होंने एडिडास के साथ काफ़ी काम किया था। बोला प्रशांत ये तो यार दम है। मैं उनको ट्राइडेंट में दिखाने गया था BKC में, एंड वो तब अनिल कुंबले को भी मैनेज करते थे। अनिल भाई तब इंडिया के कोच थे। तो उन्होंने अनिल भाई को फ़ोन किया, अनिल कम। वो आए रूम में, मैं तो सब जगह सूटकेस कैरी करके जा रहा था, बहुत एक्साइटेड था ना। तो उनको दिखाया है। अनिल भाई बोले 1 मिनट प्रशांत। वो अपने रूम में गए, तब नाइकी हमारा स्पॉन्सर था इंडियन क्रिकेट टीम का। तो वो टी-शर्ट और वो लेके आया, ये देखो ये हमको नाइकी देता है, ये तुम्हारा देखो, सो गुड, ये वो। एंड इन दैट हाफ एन आवर जब मैंने उनको ये पूरा स्पिन दिया, ऊपर ये, नीचे ये, बीच में ये करना है, चाइना में ये है, ये प्राइसिंग है अपना, सर हाउ कैन आई पार्टिसिपेट। तो आप देख रहे हो मेरा एरोगेंस बढ़ते जा रहा है, राइट। जो भी रॉन्ग गलत भी कर रहा हूँ यार, सब बोल रहे सही है। हाँ। अच्छी बात है। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था राजीव मेहता, जिन्होंने पूमा इंडिया में शुरू किया। तो मैं बैंगलोर राजीव को मिलने गया। बट मतलब हम लोग बॉम्बे से, हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। राजीव ने पूमा छोड़ के अरविंद ज्वाइन किया था। He started fund also, no? हाँ, अभी वो अथेरा में है, करेक्ट। तो राजीव को दिखाया, राजीव भी थोड़ा सा चमक आ गई आईज में। बोला प्रशांत, गुजराती में वो बोला, मेरी बुक में मैंने ये सब लिखा है यार, प्रोडक्ट में दम छे। तो ऐसे ठीक है। सेकेंड टिक मेरे को मिल गया। तो विनोद नायडू, अनिल कुंबले, राजीव मेहता, तो ऐसा लगा यार अब बस अनस्टॉपेबल। फिर मैं और 2 जन के पास गया जो मेरे रियल थे। टेस्ट था। किशोर बियानी के पास गया कैलकाटा में। हमारी एक FNB करके हमारा एक आउटलेट, उसकी ओपनिंग में किशोर जी को बोला ये करने की सोच लो। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्करेज किया, से प्रशांत मत करो, क्योंकि हमारा एक फॉर्मेट हुआ करता था प्लैनेट स्पोर्ट्स, जो हम लोग फेल हुए थे। इसे प्रशांत तुमको पता है क्या हुआ था प्लैनेट स्पोर्ट्स में, अपन ने कितना पैसा तोड़ा, क्यों कर रहे हो ये सब, छोड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बुक में लिखता हूँ कि मैं कितना एरोगेंट था कि जब मैं, तो केमेक स्ट्रीट में उनकी दुकान थी और मेरा घर केमेक स्ट्रीट से 15 मिनट के वॉक में था। तो मैं वॉक करके घर जा रहा था और मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यार ये किशोर बियानी को क्या पता, तो उन्होंने 10 साल पहले धंधा किया था। आज अगर किशोर जी करते तो आज किशोर जी भी सक्सेसफुल होते। छोड़ना, किशोर जी को कुछ पता नहीं है। ये मेरी हाइट थी एरोगेंस की कि किशोर बियानी, राजा ऑफ रिटेल, एंड इन इट्स पीक मेरे को बोल रहे हैं एज, बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। मैं उनका नहीं सुना। फिर मैं और एक जन को मिलने गया, संजीव अग्रवाल। संजीव मेरे कलीग थे फ्यूचर ग्रुप में। RPG नहीं, वो संजीव गोयनका है, सॉरी। संजीव अग्रवाल हमारे पेंटालून के CEO थे, फिर वो स्केचर्स के CEO बने। और इन दोनों स्केचर्स वाज बीटिंग नाइकी, एडिडास, सबको बीट कर रहा था इंडिया में। संजीव को भी वही स्पिन दी ऊपर, ये वो। संजीव ने प्रोडक्ट देखे और मैं बुक में लिखता हूँ, मेरे को सबसे वाहियात प्रोडक्ट है ये। सिर्फ पागल है प्रशांत, ये पिंक शूज कौन पहनता है, येलो शूज कौन पहनता है? वो स्केचर्स का CEO है। और प्रशांत देसाई उसको बोल रहा है, संजीव बनाओगे नहीं तो पहनेगा कौन? तो मैं एक ऐसे लेवल के एरोगेंस में चला गया था। बट सो मैंने बोला यार मैं तो करने वाला हूँ, मेरे को तो 0 लगाने का, कुछ भी हो जाए। बट ये चीज़ थी कि यार कुछ करूँगा तो ओरिजिनल करूँगा। चाइना से जब आप जूते लेते हो ना, तो ये सारे जूते कॉपी होते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी होते हैं। बट इंडिया ब्रांड बना रहा हूँ, इंडियन ब्रांड बना रहा हूँ, तो कॉपी तो नहीं चाहिए। फिर मैं चला गया पोर्टलैंड बीवरटन से 15 मिनट दूर है, नाइकी के हेडक्वार्टर्स से। वर्ल्ड की ओनली स्नीकर स्कूल पोर्टलैंड में, पेंसोल करके। तो लिंक्डइन में गया, नॉक किया, ड्वेन एडवर्ड उनके फाउंडर थे। खाली फ्लाइट लेके पहुंच गया। स्नीकर स्कूल, ये स्नीकर सिखाते हैं। ड्वेन एडवर्ड वाज द डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन ऑफ नाइकी। ये जो जॉर्डन्स आज हम लोग बोल रहे हैं, सब ड्वेन ने किया है। तो ड्वेन ने बोला यार डू, उसको भी पूरी कहानी दी। बिकॉज क्या था, इतने साल से कहानी बेच के स्टॉक मार्केट की बेचना आ गया था, राइट। तो बोला यार बट तू मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एंड ही वॉज राइट, मैं उनको नहीं अफोर्ड कर पाता। बट ही सेड यार
मेरे काफ़ी सारे नाइकी के डिज़ाइनर्स अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तू मिल ले उनसे, तू पोर्टलैंड में ही है। उनको मिला, आई एक्चुअली वेंट एंड सेट अप अ डिज़ाइन हब इन पोर्टलैंड कि अपने जूते ओरिजिनल होंगे, एंड माइंड ब्लॉकलिंग डिज़ाइन भी आई थी। उन्होंने सुपर्ब काम किया। 3 डिज़ाइनर थे, एक कीन से था, एक न्यू बैलेंस से था और एक नाइकी से था। अच्छा, तो ओरिजिनल डिज़ाइन आ गई। देन वी वेंट टू संजीव के थ्रू, स्केचेस की फैक्ट्री में गए, वहाँ से बनाया। मेरे को अपैरल भी बनाने थे, मेरे को अपना प्रोडक्ट नाइकी के स्टोर की तरह अपने स्टोर में बेचना था। तो खाली जूते नहीं बेच सकते हो, तो मैं अपैरल के लिए, डिज़ाइन के लिए हम लोग इटली गए, वहाँ डिज़ाइन कराया। एवरीथिंग वॉज ड्राई फिट, एक्सेसरीज बनाई। फिर हम लोगों ने 17 स्टोर्स खोले 3 महीने में, रिटेल स्टोर्स इन 7 cities इन 90 days। हर एक स्टोर या तो नाइकी या एडिडास या रिबॉक के बगल में था, स्पोर्ट जोन में था। जब हमारी ऑनलाइन की बात हुई तो अमेजॉन मिंत्रा ने फाइट किया, कौन एक्सक्लूसिव लेगा। अमेजॉन कमिटेड 10 crores ऑफ मार्केटिंग, फिजिकल मनी टू बी गिवन टू अस फॉर मार्केटिंग ऑफ डिफाई ब्रांड। वाओ। उस एक्सक्लूसिव के लिए अमेजॉन ने 11 crore का माल हमसे खरीदा, नॉट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि एक चीज़ इसमें, ये स्टोरी मेरी जब आगे बढ़ रही थी, 2 और चीज़ हुई। मेरे को एक CEO चाहिए था, बिकॉज बहुत कुछ था, मैं अकेले नहीं कर पा रहा था। तो मैंने राजीव को पूछा। अब राजीव ने बोला, प्रशांत मैं आऊँगा तो सही, लेकिन एज CEO नहीं आऊँगा, मेरे को एज पार्टनर आना है, मैं खुद का पैसा लगाऊंगा। तो 50-50, ऐसा नहीं 50-50 कैसे, सारा आइडिया मेरा था 60-40। तो राजीव ने खुद का पैसा लगाया, एंड तब मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ तो सही कर रहे हैं, ये बंदा अब खाली है ऐसे। वो बोल रहा है यार मैं 40% ऑफ द, तो राजीव आ गया था। एंड राजीव की बहुत इनक्रेडिबल क्रेडिबिलिटी थी, जिसने प्यूमा को 0 से यहाँ बनाया। एंड उसके बाद ऑब्वियसली स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो मेरे को एक स्पोर्ट्स एम्बेसडर चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा को तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मिले बट नहीं अफोर्ड कर सकते थे। विराट ने तभी पूमा के साथ 100 crore की डील की थी, अभिषेक के साथ। तो अनिल भाई ने बोला, प्रशांत एक बॉलर मैंने देख रहा हूँ नेट्स पे, 140 पे बॉल फेंकता है, साला हार्ड हिटर है। इंडिया को अगर ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट जीतना है तो इसके बिना नहीं होगा। ही विल प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स। अब भी मुंबई इंडियंस के साथ है, अब भी जीता है, इज डूइंग वेल, हार्दिक पांड्या। तो इसे उसको देख, ठीक है। लकीली हार्दिक पांड्या को रिलायंस IMG करता था, एंड हमारी कनेक्ट थी IMG के साथ बिकॉज ऑफ विनोद, जो सचिन का एजेंट था। तो हार्दिक को मिले, एंड गुजराती वी बॉन्डेड वेरी वेल। तो हार्दिक केम ऑन बोर्ड। हम लोग ने कुर्ला फिनिक्स मार्केट सिटी में हमारा सबसे बड़ा स्टोर था, वहाँ लॉन्च हुआ 21 अगस्त 2018। पैनल डिस्कशन, किशोर बियानी, अनिल कुंबले, फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी, मयंक शिवम अमेजॉन का, मंदिरा बेदी वॉज द कॉम्पेयर, सुशांत सिंह राजपूत, रिया पिल्लई, ये सब ने हमारा सारे शूज़ पहन के पूरा एक हम लोग ने इवेंट किया था, मेरे सारे शूज़ दिखाने के लिए। टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जर्मनी गए, BASF ऑफ जर्मनी ने हमको टेक्नोलॉजी दी उनके इंडियन काउंटर पार्ट के थ्रू। तो ऐसा लग रहा था यार कि बड़ा गेम, इतना एरोगेंस था हमें, इतना एरोगेंस था। जो हम लोग ताश की भाषा में बात करें तो क्या था, अभी तो ताश ब्लाइंड थे, राइट, बिकॉज एक जूता बिका नहीं था, मार्केट टेस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो सब। और हमको लगा 3 इक्के, और हम लोग ऑल इन हो गए। एंड जब खुला तो वही राज कपूर का दुग्गी तिग्गी पंजा निकला। उस दिन हमारे, जिस दिन हम लोगों ने लॉन्च किया, उस दिन हमारा हाईएस्ट सेल था, 10 लाख रुपया उस दुकान का। फिर इतना ज़्यादा प्रेसिपिटेस फॉल था कि 12 महीने में 21 अगस्त 2018 हम लोग ने शुरू की, 21 अगस्त 2019 ताला मार दिया। और क्यों नहीं चला? सबसे बड़ा पॉइंट जो किशोर जी हमको बोल रहे थे कि पॉइंट्स तो काफ़ी सारे थे, बट द मेन पॉइंट ये था कि जब आप 2,500-3 हज़ार का जूता लेने आ रहे थे, बिकॉज ये नई ब्रांड थी जो आपको पता नहीं थी, आपको लग रहा था यार 500,000 रुपया एक्स्ट्रा डालता हूँ तो मेरे को एंड ऑफ सीजन में तो नाइकी या एडिडास भी 4,000 रुपये में मिल जाता है। तो वो हम लोग उसको शिफ्ट नहीं कर पाए, कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि यार मेरा 3,000 का जूता इज़ नॉट 4,000 वाला नाइकी, इट इज़ इक्वल टू 12,000 कहीं हमारा। बट तब समझ में आया पावर ऑफ नाइकी, पावर ऑफ एडिडास, पावर ऑफ पूमा। ये 40s और 50s की जो ब्रांड बनी इतने साल से, मैं तो ब्रांड भी नहीं बोलता, ये तो कल्ट है, राइट। तो 40-50 सालों से चल रहा है। तो हमारे टी-शर्ट्स बिक रहे थे, बट क्या था, जब आप एनालाइज करते हो तो मेरा बहुत, हम लोग ने इतना ज़्यादा
सक्सेस के ऊपर फर्स्ट लेवल पे सक्सेस हो जाएंगे इतना प्रेशर डाल दिया था, क्योंकि हमारा बहुत हाई कैपेक्स मॉडल था, 17 दुकान, तो उसका कैपेक्स बहुत हैवी। हमारा हाई वर्किंग कैपिटल था, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल डिज़ाइन चाइना में बना रहे थे, तो आपको चाइना में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो पैसा देके माल उठाना है, और हाई ऑपरेटिंग ऑपेक्स बिजनेस था, बिकॉज रिटेल कर रहे हो तो एक 17 जूता स्टोर बिके या चला नहीं है। बिके तो मेरा रेंट लग रहा है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, पीपल का कॉस्ट लग रहा है, प्लस हाई इन्वेंट्री मॉडल जहाँ पे साइजेस बहुत मेंटेन करके बढ़ रही है, आपके पास कोई डेटा नहीं है कि कौन सी सी कब साइज बिकेगी। बिकती है, कब बिकती है, कैसे होता है। तो फिर ठक 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 एंड मैं मेरी किताब में लिखता हूँ कि अगर मैं डबल क्लिक करके एक ही चीज़ पे कहूँ व्हाट वाज एक रीज़न क्या थी जब मैं फेल हुआ, तो इट वाज माय एरोगेंस, बहुत एरोगेंट हो गया था तब मैं। और ये सब एरोगेंट इसलिए हुआ था क्योंकि स्टार्टिंग में हर जगह टिक 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 लगता यार ये सब हमको लगता है, बट अल्टीमेटली एरोगेंस है। वो बोलते हैं ना, बहुत थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के हैव बीच। यू हर्ड ऑफ अ थिंग कॉल्ड अचीवर्स कर्स? नहीं। सो अचीवर्स कर्स क्या होता है कि जिनको अर्ली स्टेजेस में या बहुत जल्दी किसी लेवल पे सक्सेस मिल जाता है, एंड स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जो लोग कहीं से नहीं आते, जिनका बैकग्राउंड ज़ीरो होता है, तो उन्हें लगता है कि 1 लाख रुपए कमाना भी मेरी अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में पहले तो 10,000 रुपये भी नहीं देखे होते हैं, राइट? तो उनको बहुत जल्दी अचीवमेंट की लत लग जाती है। अब बिकॉज उन्होंने एक अचीव कर लिया, अब वो हर नेक्स्ट चीज़ जो पहली वाली चीज़ है उसे बड़ी करना चाहते हैं, एंड उस बड़ी करने के चक्कर में वो या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या एरोगेंट हो जाते हैं। और अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो जो काम 2 घंटे में कर सकते हैं वो 2 घंटे में नहीं करते हैं, 20 घंटे लगाते हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन होता है कि अरे नहीं पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए, पिछले वाले बड़ा होना चाहिए। या तो वो हो जाता है उनके साथ, वो ओवर माइक्रो मैनेज में जाते हैं, या वो एरोगेंट हो जाते हैं कि मैं तो जो करता हूँ, अब मैं 10,000 का था 1 लाख बना लिया, अब देखो सीधे 1 करोड़ बनेंगे, अब देखो 100 करोड़ बनेंगे, और इसके चक्कर में वो कर्ज के चक्कर में दे स्टार्ट देयर डाउनफॉल। एंड व्हाट अ डाउनफॉल, राइट? एवरीथिंग दैट जो मैंने 1995 में काम करना शुरू किया, एंड 2017 में हम लोग ने डिफाई की जर्नी शुरू की। सो जो मैंने 30 साल में कमाया था वो मैंने 30 महीने में खो दिया। एंड फुल योर सेविंग्स आउट। थोड़ा रखा था बच्चों के लिए कि भाई उनकी लाइफस्टाइल को बॉदर नहीं करे, बट लार्ज पार्ट तो चले गए। बट एक अच्छी चीज़ हुई राज, 2 अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ मैं। एक क्या था, जो पास्ट जब आप इतने गरीब थे जब बचपन में, तो क्या आपको भी, बच्चे तो आप भी थे तब, राइट, कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, बट मम्मी बहुत क्लियर थी, पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ। तो हम लोग को रोने देती थी कि जो करना है कर लो, मिलने वाला तो नहीं है। 1 बार 2 बार रोए, फिर आप समझ गए यार रो के भी क्या फ़ायदा, मिलने वाला तो नहीं है। आप बहुत ही हेल्पलेस फील करते थे, बट मूव ऑन करना आ गया था लाइफ में, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब आप क्या करोगे जब ऑप्शन नहीं है, तो बढ़ो आगे, राइट? आई थिंक उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया लाइफ में, कि जब ये 21 अगस्त 2019 में ताला मारा, 1 सितंबर को मैं एवरस्टोन ज्वाइन कर लिया था। सो वो मूव ऑन बहुत fast हो इजीली गया। आ जाता है। Nice. एंड ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड का सपोर्ट था, एंड टचवुड आज 5 साल कंप्लीट हो गए एवरस्टोन में भी, मोर और लेस रिकवर्ड एवरीथिंग दैट वन हैड लॉस्ट इन दैट सेंस, बिकॉज इन्वेस्टिंग आता था। डिफाई। हाँ, हाँ, बिकॉज इन्वेस्टिंग आता है, मार्केट्स हैव बीन काइंड, प्राइवेट इक्विटी पेज यू रीजनेबली वेल एंड स्टफ लाइक दैट, तो वहाँ जाके, बट वो स्विच इजी हो गई मेरे लिए। जो मेरे को बहुत जन पूछते हैं कि जब इतना बड़ा मार लगता है, बट समहाउ वो पुराना आ गया, Attitude कहीं पर वापस। काम आ गया। ईगो बीच में नहीं आया कि अब तो मैं क्या शर्म से कैसे घूमूं, ये सब ऑल दैट वो सब आया ही नहीं है, टाइम ही नहीं था कि बस अब आगे बढ़ो। ठीक है, हो गया, लेट्स मूव ऑन। यू नो, आई ऑलवेज फील दिस कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे मैं तो कहीं से भी नहीं आया, मेरे पास कुछ था ही नहीं, अब मैंने इतना कमा लिया, अगर ये चले भी गया तो क्या हो गया। आई थिंक वो बहुत लूजली और स्टूपिड चीज़ें बोलना, क्योंकि अब तुम्हारी आदत हो गई, अब महंगे तरीके से रहना, तुम वापस वैसे जीना इज़ वेरी डिफिकल्ट। 100%। तुम जहाँ से आए थे वो 10 साल पहले ही खानी थी, आज वापस तुम वैसे नहीं जा पाओगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव दैट लाइफ कि क्या है, मैं तो वैसे ही चले आता, बट दिस एटीट्यूड हेल्प्स।
करेक्ट. मतलब maybe that life wouldn't have helped, but attitude helped me in the hindsight, right? वॉरेन बफेट का आप जो बोल रहे हो एकदम ब्यूटीफुल कोट है. रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी. रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, राइट? क्यों? क्योंकि वो भी खुद बोल रहे थे अपने लाइफ के बारे में. मेरे को पढ़ने का शौक है तो मैं पढ़ता रहता हूँ कि चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, जब पैसा खोता है ना, आप स्पेंड करते हो अलग बात है, खुशी के लिए, राइट? किसी ने बहुत बड़ी शादी कर ली जामनगर में खुशी के लिए, बट वो जब लॉस लगता है ना तो डजंट मैटर, सबको दर्द होता है, भले हम बोलना चाहे कि फ़र्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है. यू सेड दैट यू वर्कड विद किशोर बियानी, ठीक है? तो किशोर बियानी सर के साथ आपने काम किया. आई वांट टू टॉक मोर अबाउट हिम लिटिल बिट. क्या था उनमें, क्यों वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बने इन द बिगिनिंग? ऐसा क्या खासियत थी उनमें? सक्सेसफुल तो बाद में बने, बट एक रिबेल थे वो. मतलब आप आज भी किशोर जी को मिलेंगे तो उनकी आइडियाज़ आप देखोगे कि दुनिया बदलनी है, कुछ करना है. तो किशोर जी की फैमिली अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल मर्चेंट्स थे, होलसेल का काम करते थे, 1-1.5% का मार्जिन था. बिकॉज वो फंडामेंटली रिबेल थे बाय नेचर. उनको पता था ये चाचा लोग के साथ तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, राइट? तो कुछ तो अलग करना है. एंड लाइफ में हर एक चीज़ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सक्सेस होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. तो इन दोनों ने, किशोर जी ने एक बुक लिखी है, इट हैपेंड इन इंडिया. उसमें पहले पेज पे मेरा भी नाम है. अच्छा. कि मैंने उनको बोला था लिखो बुक, क्योंकि मैं उनको बोलता था यार जब आप 70 के हो गए तब बुक लेके क्या फ़ायदा, अभी लिखो ना, अभी शेयर करो लोगों के साथ, अभी आपकी फीलिंग फ्रेश है, फिर तो आप मेमोरी पे रिकॉल कर रहे हो. तो उसमें उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तब जीन्स बहुत बिकते थे इंडिया में यंगस्टर्स के साथ, बट तब एक जीन्स आया था स्टोन वॉश करके. तो वो लोग क्या करते हैं, वो जीन्स को पत्थर से घिसते थे, तो उसका एक अलग लुक आता था. तो उनको लगा ये करते हैं ना, किड्स कॉलेज के किया और सक्सेसफुल मिला, तो बड़ा अच्छी बात है. फिर उन्होंने उनका एक पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत मतलब अनबिलीवेबल है जो मैंने उनसे सीखा है. वो देख रहे थे आज भी उनके एक फैमिली में सब जाते हैं टेलर के पास सिलाने के लिए. इसे यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर बार टेलर के पास जाओ, कपड़ा लो, ये कितना इनकन्वीनियंट है. तो बोलता है रेडीमेड कपड़ा क्यों नहीं बन सकता, रेडीमेड शर्ट क्यों नहीं बन सकता, रेडीमेड पैंट क्यों नहीं बन सकता. तो उस दिमाग से उन्होंने पैंटलून, अगर आप सोचेंगे तो उसको बोलते हैं, हम लोग पतलून बोलते हैं, पतलून से नाम पैंटलून बना. तो उन्होंने फिर रेडीमेड का काम किया. अब क्या अमेजिंग कोइंसिडेंसेस है, राइट? तो उन्होंने अपने पैंटलून शॉपीज खोले जहाँ पर मैं अपने ट्राउज़र रेडीमेड की दुकान, जैसे उन दिनों में बोलते थे, तो छोटी छोटी दुकान थी, 1800 स्क्वायर फीट की दुकान थी. बट मज़ा नहीं आ रहा था, फ्रेंचाइजी करनी पड़ी, पैसा नहीं था, फैमिली उतना पैसे वाली नहीं थी, तो जो भी कर रहे थे थोड़ा सा बैक बोरो स्टील करके कर रहे थे, तो ग्रो नहीं हो पा रहे थे. फिर उन्होंने फ्रेंचाइजी देना शुरू की और कुछ काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी देती थी बिकॉज बिक रहा था. उनकी एक ब्रांड थी जॉन मिलर, अच्छा कर रही थी. बट उनको ये लग रहा था कि ये फ्रेंचाइजी चलेगा नहीं, बिकॉज साला इंडिया में कहीं ना कहीं जाके सब चोरी करते हैं. तो वो फ्रेंचाइजी फिर जाके खुद का लेबल लगा के खुद के शर्ट बनाना शुरू कर दिया. तब शॉपर स्टॉप आया इंडिया में. तो उन्होंने बोला यार ये अच्छी जगह है, जाके मैं अपना शर्ट बेचूंगा. वाह. तो वो पहुँच गए शॉपर स्टॉप के पास. अब रहे जहाज है, लैंड लॉर्ड्स है, उनको आज भी हम लोग लॉर्ड बुलाते हैं, राइट? तो उन दिनों में तो उनकी क्या हैसियत थी और किशोर जी क्या थे. शॉपर स्टॉप इज ऑफ रहेजाज ग्रुप. हाँ, इट बिलोंग्स टू रहेजाज, जो रहेजा रियल एस्टेट वाले थे. तो उन्होंने अपना डिपार्टमेंट स्टोर किया, उनको शॉपर स्टॉप बोला. किशोर जी गए, उनको लगा अपना शर्ट यहाँ बिकना चाहिए, तब प्रेस्टीज है. उन्होंने मना कर दिया. तो रिबेल नेचर ऐसा था, बोला तूने मेरे को मना किया ना, अब मैं तेरे शॉपर स्टॉप के सामने तेरे से बड़ी दुकान बनाऊंगा. तो जाके उन्होंने अपनी कंपनी जो भी छोटी थी तब लिस्ट की, उससे जो पैसा आया उससे उन्होंने पहला पैंटलून्स कॉन्सेप्चुअलाइज करना शुरू किया और जाके पहला पैंटलून बनाया. गरियाट में दुकान ली. अगेन प्रॉब्लम, वो गरियाट में गए, कलकत्ता इसलिए गए, उन्होंने बाद में मेरे को बताया कि प्रशांत, जो मैं नहीं सीखा कि गलती भी करो तो ऐसी जगह करो जहाँ दिखे नहीं. इसे मैं बम्बई का लड़का था, वो नेपेंसी रोड में बड़े हुए, जीवन विहार बिल्डिंग में. इसे अगर मैं बम्बई में दुकान करता और मेरी मिस्टेक होती तो दोनों होती, रेप्यूटेशन भी जाती और फिर कोई मेरे को पैसा नहीं देता ज़िंदगी में. तो इसे जाके कलकत्ता में दुकान करते. कलकत्ता में तो ऐसे ही कोई जाता नहीं है, इसलिए उन्होंने जाकर घरिया, उनको जो जगह पसंद आई घरियाट कलकत्ता में. अगर आप नहीं जानते तो बहुत ही बंगाली एरिया है, वेरी बिग शॉपिंग प्लेस. तो उनके, अब वो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड है. तब फ्रेंड नहीं थे, तब लैंडलॉर्ड थे. तो कनेक्ट के थ्रू गए, तो उन्होंने बोला
देने तो नहीं है किशोर बियानी को जगह, लेकिन ना कैसे बोलो। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रेंट कोट किया कि ये आएंगे ही नहीं। किशोर जी ने उसी टाइम हाँ बोल दिया। पता नहीं पैसा कहाँ से आने वाला है, रेंट कैसे भरेंगे, हाँ बोल दिया, डिपॉजिट दे दिया और पहला पेंटालून शुरू हो गया। आज के दिन में ये स्टोर शुरू हुआ था 1997 में। किशोर जी ने पेंटालून्स बाद में आदित्य बिरला को बेच दी पूरी। आज के दिन में भी आदित्य बिरला ग्रुप में आप देखोगे सबसे प्रॉफिटेबल स्टोर आज भी वो गरियाहाट का स्टोर है। इतना प्यार मिला उनको उस स्टोर में। और बंगाली बहुत इमोशनल होते हैं। मैं तो कलकत्ता से हूँ, तो फर्स्ट टाइम किसी ने कलकत्ता को इतना बड़ा प्रेफरेंस दिया कि मैं अपनी पहली दुकान कलकत्ते खोलूंगा। आप डोमिनोज को पूछ लीजिए, बर्गर किंग, सबकी ईस्ट तो लास्ट प्रेफरेंस। उन्होंने बोला मैं अपनी पहली दुकान कलकत्ता। एंड ऐसा लव अफेयर हुआ उनके साथ कि उनकी हर एक पहली दुकान कलकत्ते में ही खुली, चाहे पेंटालून था, चाहे बिग बाजार था, सेंट्रल था, फिर फूड वर्ल्ड आया, सब कुछ। बट उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो जब वो कर रहे थे, बिकॉज एसेंशियली फैशन से थे, तो फैशन पे करना था, तो ऑब्वियसली हम लोग रोड शोज़ के लिए यूएस वगैरह जाते थे। तो यूएस में डिपार्टमेंट स्टोर्स थे और फिर डिस्काउंट स्टोर्स थे, जैसे वॉलमार्ट था। और आप वॉलमार्ट में तब जाते इन द लेट 90s अर्ली 2000, तो भीड़ थी, राइट, बिकॉज वो एवरीडे लो प्राइसेस उनका चलता था। तो यार ये लाना है प्रशांत, बॉम्बे में कोई है ही नहीं। एंड इंडिया का तो कल्चर ही है वैल्यू फॉर मनी, तो यहाँ तो चलेगा ही। फिर जाके हम लोग ने बिग बाजार का कॉन्सेप्चुअलाइज शुरू किया। पहला बिग बाजार खुला कलकत्ते में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा बम्बई में, फिनिक्स मिल्स में अपना। एंड भीड़ मतलब एक 1.5 किलोमीटर की लाइन बिग बाजार में जाने के लिए उस दिन। और क्यों ऐसा? बिकॉज वही वैल्यू, डिस्काउंट। फिर इसको उन्होंने मार्केटिंग के साथ किया। तो हमारा बिग बाजार का तब लोगो था इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। एंड बड़ी बड़ी फुल पेज ऐड। इंडिया में 5 ही चीज़ है जो मैं और आप भी बेचना करेंगे सस्ते में, तो अभी आपके ऑफिस के बाहर 15 मिनट में लाइन लग जाएगी। क्या? अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर। ओके। ये 5 चीज आप सस्ती बेचो, अभी लाइन लग जाएगी। अनियन, टमेटो, पोटैटो, ऑयल, शुगर। मैक्सिमम इंडियंस का घर इस पे ही चलता है। तो ठीक है, ये सब 5 सबसे सस्ता। लेकिन अब आप अंदर आ गए, इतनी बड़ी दुकान है, आपको देखना है, आपकी मजा ले, आप बिना एक कपड़ा खरीदे चले गए मेरी दुकान से। और ये ऑयल, टमेटो, पोटैटो, शुगर फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा फूड बाजार। तो आपके पास चॉइस ही नहीं था। वो फिर हम लोग ने पूरा सर्कुलेशन की प्लानिंग ऐसे की। एंड वहाँ डील्स है, वहाँ ऑफर है, आप आओगे अपने बच्चों के साथ, हिम्मत है, हमारे टॉय स्टोर के पास से निकल गए और आपका बच्चा रोया नहीं है वहाँ। तो मेरे को पता है, यहाँ तो मैं इसको हम लोग रिटेल की भाषा में लॉस लीडर बोलते हैं। ये मेरा लॉस लीडर है, लेकिन पैसा तो निकाल दूंगा आपसे। तो ये पूरा एक सिम्फनी थी जो बनी है। आलू सस्ता बेच के लॉस लीडर बना के उसको बाकी सब महंगा कर दूं। तो सब कुछ था, फुल पेज ऐड, 2 पेज, आज तो सब डाल रहे हैं। उनकी जीनियस इस चीज में थी टू टेक दैट रिस्क। आज भी, मतलब उन दिनों भी जब आप बॉम्बे टाइम्स में फुल 2 पेज का ऐड लेते थे, 50-60 लाख रुपए की वो ऐड आती थी। फिर आप लॉस लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, बड़ा रिस्क ले रहे हो। जो गलती हुई, ये सारा, एक तो विजन बहुत बड़ी और ग्रो, जितना फास्ट ग्रो करना, बिकॉज ग्रो, उनको भी वही ग्रोथ इज लाइफ वाला फिलोसॉफी था, राइट। गलती बाद में जाएंगे, पहले मुझे ये समझना है कि आपने बोला 52 करोड़ था और 52 से 5 साल मार्केट कैप 52 करोड़ था। 5 साल में वो 22,000 करोड़ हो गया। 5 साल में यही सब किया। ऐसा क्या हुआ? मतलब आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं कि 5 साल में, इफ़ आपको अगर वो पूरी किशोर बियानी की लाइफ 5 साल की एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरीज एंड 3 लेसन्स में अगर डालना हो तो क्या होंगे वो? कि 50 करोड़ या 52 करोड़ से 22,000 करोड़ होता कैसे 5 साल के अंदर? क्योंकि इसके लिए इतना पैसा लगता है। हाँ, सॉरी, मैं बोल रहा था कि क्योंकि इसके लिए इतना पैसा लगता है। आई एम श्योर 22,000 करोड़ करने के लिए मजाक तो नहीं है। 50 करोड़ से तो पता नहीं कितना ज़्यादा पैसा उठाया होगा। बताता हूँ आपको। तो कोई क्यों देगा पैसे 50 करोड़ की कंपनी को 22,000 करोड़ बनाने? करेक्ट। सो इतना पैसा लगता है, इतनी मार्केटिंग लगती है, दिमाग लगता है, विजन लगता है। क्या किया ऐसा? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो मैं एंटरप्रेन्योर को बनाऊंगा कि किशोर जी की एक बहुत यूनिकनेस थी कि वो ग्रोथ के पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे विच कैन सपोर्ट
दैट ग्रोथ, एंड एज ए ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सब ले लो, राइट। दूसरा, अगर बिग पिक्चर आप देखने जाओगे फ्रॉम जूम आउट करके, जब आपकी पेंटालून सक्सेस हो गई, बिग बाजार सक्सेसफुल हो गया, उनको समझ में आ गया कि यार ये अल्टीमेटली बिजनेस लैंड ग्रैब का है। 2005 में 70% ऑफ ऑल द मॉल स्पेस कमिंग इन इंडिया वाज साइन्ड बाय किशोर बियानी अलोन। क्यों किया? इंपॉर्टेंट, बोला मैं किसी कॉम्पिटिटर को खड़ा ही नहीं होने दूंगा। तुमको जगह मिलेगा तो तू शॉप और स्टॉप डालेगा ना। इंटरेस्टिंग। जब संजय चंद्रा, अजय चंद्रा किशोर जी के पास आते थे, ये यूनिटेक के प्रोमोटर्स थे, उनको बड़ा सोचना सिखाया। अतुल रुई आज बहुत बड़ा आदमी है, उन सबका थिंकिंग एलिवेट किया, क्योंकि ये नहीं मॉल बनाएगा तो मैं दुकान कहाँ लगाऊंगा। तो बहुत डिफरेंट लेवल पे उन्होंने ऑपरेट किया, बट कलेजा बहुत बड़ा था, रिस्क टेकिंग इतनी हाई थी। तो एक इक्विटी पैसा ले रहे थे हम लोग, राइट। ये पूरे 2002 से लेके 2007 पीक जब 22,000 करोड़ होगा, हम लोग ने 3-3.5 करोड़ इक्विटी ली होगी, लेकिन उसके सामने 10,000 11,000 करोड़ का डेट ले लिया था। उनका डाउनफॉल डेट था, तो 13-14 हज़ार करोड़। तो 3,000 करोड़ जो इक्विटी ली, तो क्यों दिए लोगों ने पैसे? क्योंकि ग्रोथ। क्या पिच थी? ओके, स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ को चेस करता है, ग्रोथ को। और कुछ स्टॉक मार्केट में और कोई, मेरे को ग्रोथ नहीं चेस करना है तो मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दूंगा। तो ग्रोथ मतलब वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ क्या नंबर ग्रो हो रहे हैं मेरे को। सो जनरली दे लुक एट अ 3-5 ईयर ग्रोथ स्टोरी, राइट। अब उसमें उन दिनों की बात करें तो चाहे किशोर जी थे, चाहे तुलसी तांती थे, चाहे लुपिन वाले देशबंधु गुप्ता थे, ये जी वाले थे, सुभाष चंद्रा जी। सो ये एक ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थी जो हट के सोचती थी उस चीज़ के बारे में जो ग्लोबली था बट इंडिया में नहीं था। तो उनको वो एक, एंड सब हाई रिस्क टेकर थे, एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल लुपिन जो अलग लेवल पे चला, बाकी सब तो स्टोरी खत्म हो गई है। तो ये था। एंड एक बार आप ग्रोथ के वो नशे में चढ़ जाते हो, आप ई कॉमर्स वर्ल्ड में देख ही रहे, एक बार आप वो ग्रोथ के नशे में चढ़ गए, इट्स लाइक वो राइडिंग अ बाईसाइकिल, आप बंद हुए तो गिर जाएंगे। किशोर जी ने अपने बुक में भी रह डाला है। तो अब मेरे को तो ग्रो करते ही रहना है। अब जब मैं दिखा रहा हूँ यार, आज के उस टाइम में हम लोग 60-70% कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिफ्लेक्ट बैक, इंडिया किस एरा में था उस टाइम में, राइट, जहाँ बिजनेसेस 12-15% ग्रो करने के स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ कोई आके बोल रहा है मैं 60-70-80% ग्रो करूंगा। सो हमारा पेंटालून, सो रिटेल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, तो फॉरेनर्स कुड ओनली ओन 24%, राइट। तो हमारी फॉरेन ओनरशिप फॉर एवर 24% पे ब्लॉक थी, उससे ज़्यादा ला नहीं सकते। सो अगर आपको पेंटालून का स्टॉक प्राइस उन दिनों में 800 रुपये में एक्सचेंज में मिलता था, तो हमारा फॉरेन का ब्लॉक 20% प्रीमियम में ट्रेड होता था। उतनी डिमांड थी। वो हमेशा हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आता ही था, हमारा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आता था। तो फिर हम लोग कहानी बनाते थे, सुनाते थे कि यार इस साल बहुत ज़्यादा, अगले साल आएगा, अगले साल आएगा, ग्रोथ आती थी। और दूसरा क्या, रिटेल ऐसा बिजनेस है जो आपको दिखेगा, रेवेन्यू बढ़ा कि मार्केटिंग में दबा के पैसा लगा दिया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस दबा के लगा दिया, लोग आ रहे हैं, सेल हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन नहीं बन रहा था, उतना नहीं बन रहा था, राइट। लेकिन अगर 50% ये खेला थी, सो स्टॉक प्राइस 2 वजह से बढ़ता है, एक अर्निंग्स और दूसरा पी। पी इज द परसेप्शन। पी बढ़ता है जब लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। 2007 वर्ल्ड वॉज इन द हाईएस्ट लिक्विडिटी, उसके बाद ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो सारे एसेट में कैपिटल आ ही रहा था, राइट। तो इतना कैपिटल आ रहा था, तो कैपिटल इज चेजिंग ग्रोथ, और हमारे जैसी ग्रोथ स्टोरी कंट्री में बहुत कम थी। तो खाली 2007 मार्च का अगर आप हमारा एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो हमारा नफा 70 करोड़ का था, लेकिन मार्केट कैप 22,000 करोड़ था। हम लोग 300 के पी पे ट्रेड कर रहे थे। नाउ लॉजिकली नहीं होना चाहिए, बट आज भी डीमार्ट 100 के पी पे ट्रेड करता है। सो द पॉइंट इज कि एक उनकी ग्रोथ थी which got married with good luck in terms of market. But he also faced the same thing that I faced. He faced on a bigger scale. I am invincible. It's going to be. मैं कहीं ना कहीं, किशोर जी मेरे को बहुत बार बोलते थे, प्रशांत एक बार चैन से सोना है यार। इसे चैन से, इसे बिना डेट का। सर यार मेरे को एक बार सोचना है कि बिना डेट की नींद कैसे होती है। एंड 2 बार जब मैं था तब वो मौका मिला था, मार्केट्स पीक पे थे,
किशोर जी रेस करते हैं, चुका देते हैं डेट। इसे यार इतना सस्ता, थोड़ा और वेट करते हैं ना, लालच। तो डेट खत्म कर गया। विच इज वेयर द Downfall- मुकेश बंसल, बीडी बंसल सर्वाइव्ड। उन्होंने पूरी ग्रोथ को इक्विटी के थ्रू फंड किया। स्टेक 3-4% हो गया, बट कंपनी वॉज नेवर एट अ रिस्क फ्रॉम अ डेट पॉइंट ऑफ व्यू। ब्याज नहीं भरना पड़ा। अब उसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो 5% की भी वैल्यू 1.5-2 बिलियन बन गई। अगर कोविड नहीं आया होता तो ही वुड हैव सर्वाइव्ड। कोविड में और लग गए, दो बिकॉज ब्याज तो भरना ही था ना, रेवेन्यू नहीं और थी। दुकानें बंद हो गई, रेवेन्यू हो गया। तो कोविड के टाइम पे बहुत डेट था, इसकी वजह से दिस वाज द स्टोरी। यू नो किशोर बियानी सर इधर आए थे। Sorry? किशोर बियानी सर इधर आए थे अभी पॉडकास्ट पे। आए थे किशोर जी? अरे क्या बात है। अरे तो उन्होंने पॉडकास्ट पे एक चीज़ बोली थी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उन्होंने बोला था कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में गलती करते हैं। मैं क्या बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा सोच लेते हैं और वो उनको मार देता है। तो मैं था ये तो आप फर्स्ट टाइम कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हो कि डोंट ड्रीम टू बिग। किशोर बियानी सर जो फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर एट अ लार्ज स्केल है, वो बोल रहे हैं डोंट ड्रीम टू बिग, जिन्होंने नेशनल लेवल गेम खेला है। तो मैंने पूछा क्यूरियोसिटी में क्यों, बोलते कि जितने फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स थे हमारे टाइम के, सब तो ख़त्म हो गए। एंड ही वाज गिविंग जी, तुलसी टांटी एंड ऑल ऑफ दैट, बोलते कोई भी नहीं बचा। एंड आई वाज लाइक व्हाई? बोलते आप देखो, खुद पता करो, फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में नहीं चल पाते। यू कांट कम्पीट विद लार्जर प्लेयर्स इन द कंट्री, एंड इफ़ यू बिकम टू बिग यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो आप अपनी एक लिमिट में खेलो। इज़ दैट ट्रू? यस एंड नो। व्हाट ही सेइंग, जो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, बात तो सही है। मेरा जब मैं पेंटालून में था, बिजनेस लाइन ने मेरे को इंटरव्यू किया था, एंड मेरी वो बिजनेस लाइन की हेडलाइन आई थी जो मैं किशोर जी से सीखा था, एंड उसमें मैंने कोट किया है किशोर जी को। किशोर जी हम लोग को बोलते थे कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वी थिंक वेरी स्मॉल, वी डोंट थिंक बिग। बट वो एरा था, सब बड़ा सोचते थे। वो एक, और क्या, मार्केट आप ग्रोथ को सपोर्ट करते थे, फिर आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आपको बोलेंगे ग्रो करो। मैं अपने बुक में एक स्टोरी लिखी है, किशोर बियानी वर्सेस डीमार्ट और बिग बाजार वर्सेस डीमार्ट की स्टोरी। मैं थोड़ा उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, आंसर उनका। सो मैं इसको रूल तो नहीं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। सो इन मेनी वेज राधा किशन जी भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। उससे पहले तो स्टॉक मार्केट में ही था। 2002 में हमारा पहला बिग बाजार आया। आज भी मेरे मुंह से हमारा ही निकलता है, इतना ब्लड में। पहला बिग बाजार आया 2002 में। 2002 में पहला डीमार्ट आया। 2012 में हमारे 264 बिग बाजार हो गए थे। गेस करिए कितने डीमार्ट थे 2012 में? 10 साल में 10 या 12। हम लोग ने 263 नई दुकानें लगाई, राधा किशन जी ने 10 नहीं 11 या 10 या 11 नई दुकान लगाई। 2012 से लेके कोविड, जब फ्यूचर ग्रुप खत्म हो गया, हम लोग गए 264 दुकान से शायद 300-310 दुकान या 320 दुकान। राधा किशन जी 12 दुकान से 250 दुकान पे। क्यों ऐसा? ये राधा किशन जी हम लोग को बोलते थे जब हम भैया के यहाँ आते थे कि प्रशांत, जब बाजी अपने फेवर में हो ना, तब सब लगा देने का दाव पे। उन्होंने 12 साल या 10 साल 11 साल अपना मॉडल को परफेक्ट किया। छोटी छोटी चीज में घुस घुस के। एक तो क्या, उनके पास इतना पैसा था तो सब कुछ पैसा फेंक के खरीदते थे। उन्होंने भी पहले फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल बेचना शुरू किया। बोला यार इसमें मैं कभी अपने लोकल वेंडर के साथ तो सक ही नहीं सकता, टफ है, छोड़ दिया, बंद कर दिया, खाली स्टेपल्स बेचूंगा। उनकी दुकान में आप जाइए बॉम्बे में, आपको लगेगा कहाँ आ गया, बट क्योंकि मैं और आप उनके कस्टमर ही नहीं है, राइट। जो 20-22-25 हज़ार कर रहे थे वो मेरे कस्टमर है, उनको कंफर्टेबल करना है। तो एवरी स्मॉल थिंग, और उनको ब्रिलियंट नेविल मिला, राइट। लीवर से उन्होंने उठाया था, क्या यार, व्हाट अ गाय इज। आपको बहुत कम बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा बंदा मिलता है जो आपसे भी बेटर हो। 12 साल परफेक्ट किया। जब पता चला अब मॉडल परफेक्ट हो गया, अब जूस नहीं निकल सकता। पैसे की तो कभी कमी थी नहीं, ऑल इन। आज उनका मार्केट कैप 3 या 3.5 लाख करोड़ है।
सेम बिजनेस इस बंदे ने शुरू किया, विजन इसकी सब कुछ, ये तो बहुत बाद में आए। तवानी सर तो इनके लिए, बट इज़ दैट एक रीज़न ये भी बोलते हैं ना कि इन्होंने जो सारी जगह ही खुद की ली, इन्होंने रेंट पे ली नहीं, तो इनके ऊपर कभी वो किसने रोका था हमें भी? अगर आप, बिकॉज हम लोग इतने क्लोज थे राधा किशन जी से, अगर आप रियल में जाएंगे तो उन्होंने पहले दुकान जब पहला डीमार्ट किया, उनको पता नहीं था मेरा डीमार्ट चलेगा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं भी चलेगा तो जगह पे तो पैसा बन ही जाएगा ना। एग्जैक्टली, देयर माइंडसेट इज कि हर ज़मीन हम खरीदेंगे, ज़मीन अप्रिशिएट होती जाएगी, यहाँ पे आज नहीं तो कुछ और बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। करेक्ट है, बट वो थिंकिंग चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं चेस कर रहे थे। हमारा तो नशा ही ग्रोथ था। राकेश भैया हम लोग को ऑलवेज सिखाते थे कि प्रशांत, बिजनेस कैश फ्लो से बनता है। एंड वो हमेशा हम लोग को टाइटन का एग्जांपल देते थे कि कैश जितना आप जनरेट कर रहे हो उसके ऊपर आप कुछ लेवरेज करना चाहते हो, उससे आप ग्रो करो। बिकॉज अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और मेरे से बड़ा शेयर होल्डर तो प्रोमोटर है और अल्टीमेटली अपने वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में निकले हैं, तो उसमें जितना कम डाइल्यूशन हो उतना बेटर है। एवरी टाइम आप इक्विटी रेस कर रहे हो तो यार अगले बार मैं तेरा शेयर क्यों लूँ, क्योंकि 6 महीने बाद तो तू ही आके मेरे को देने वाला है। तो जहाँ जिस कंपनी में कांस्टेंट डाइल्यूशन होता है वहाँ वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। सो अगर आप उनका पूरा थीसिस और उनकी सारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी देखेंगे, आपको एक बिजनेस ई कॉमर्स का नहीं दिखेगा। वो थिंकिंग, वो उनका बिलीफ था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है ना कि ऑल बिहेवियर इज बिलीफ ड्रिवन। तो उनका बिलीफ था कि बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन कैश फ्लो। तो अगर भूल से कोई ऐसा धंधा लेके भी आता था कि अगले 7 साल लॉस करूंगा फिर तो प्रॉफिट करूंगा, तो एंट्री भी नहीं मिलती थी। तो नहीं भाई। एंड वो ये भी बोलते थे कि ये ऑलवेज सही बात नहीं है। वॉरेन बफेट ने भी यही किया। तो वॉरेन बफेट को किसी ने जब .com बूम आई थी तो बर्कशायर हैथवे के ओमाहा के शेयर होल्डर मीट में किसी ने बोला ये क्यों नहीं कर रहा? बोलता मैं तो कैश फ्लो वाले बिजनेस में ही नहीं करता हूँ। तो ऐसे यार मैं तो आपका शेयर होल्डर हूँ, डोंट यू थिंक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सीखना अगर नहीं आता है तो लकीली राकेश भैया किसी का पैसा नहीं मैनेज करते, खुद का पैसा था। बट तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि भाई कैश फ्लो से बिजनेसेस बनते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कैश फ्लो से बिजनेस बनते हैं। ज़रूरी समवेयर ये है कि मैं एक बिजनेस को स्केल, वैल्यू स्केल को मिलती है तो मैं स्केल पे ले जाता हूँ, फिर वैल्यू मिलेगी। बट वो स्केल में जाने के लिए बिजनेस के नेचर के हिसाब से मेरे को, जैसे आज आप जोमेटो की बात कर लीजिए या हमारा इन्वेस्टमेंट है एवरस्टोन का फार्मेसी में, स्ट्रक्चरल अगर देखेंगे तो ओल्ड स्कूल ऑफ बिजनेसेस प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट करते थे। न्यू स्कूल बोलते हैं यार मेरे को बैलेंस शीट तू इधर डाल रहा है, मैं ब्रांड बनाने और कस्टमर एक्विजिशन में कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द डिफरेंस? आई कुड हैव आल्सो कैपिटलाइज्ड, बैलेंस शीट बड़ी दिखती, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी का ये है कि भाई मैं मार्केटिंग पे स्पेंड करता हूँ तो P&L के थ्रू जाएगा, तो तेरे को लॉस दिख रहा है। अल्टीमेटली तो घूम फिर के मैं भी बिजनेस ही बनाने की ट्राई। तो दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट है, कौन सही कॉल गलत नहीं है। लेकिन हम लोग ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी जब मैं भैया के साथ आया, रिसर्च हेड राकेश भैया के साथ। हम लोग ने एक बहुत कि भाई विच आर बिजनेसेस दैट हैव डिस्ट्रॉयड मोस्ट वेल्थ एंड व्हाई। जब हम लोग ने इस पे बहुत डबल क्लिकिंग किया तो ये समझ में आया मोस्ट वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ कैपिटल मिस एलोकेशन। अगर आप कैपिटल को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट आपको पनिश करेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भैया हम लोग को बताते थे रेमंड का। आई डोंट थिंक रेमंड से बड़ी या पावरफुल ब्रांड है, राइट? हम लोग सब बड़े हुए हैं, द रेमंड मैन एंड क्या यार, आज भी शूटिंग्स और सूट्स में राइट है। 50-60% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस, पता नहीं उस पैसे का क्या करूँ। ये ब्रांड थी उस टाइम में। एक नई कंपनी आई, संजय लाल भाई ने शुरू की, अरविंद मिल्स। अरविंद मिल ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि मैं डेनिम बनाता हूँ, लेकिन आई विल बी द डेनिम सप्लायर टू द वर्ल्ड। चाहे आप लीवाइस हो, चाहे आप गैप हो, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको सप्लाई करूँगा। तो बड़ा बड़ा प्लांट एंड ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, स्टार्टेड ब्रिंगिंग डेनिम प्राइसेस। उसने एक बहुत बड़ा, एंड स्टॉक मार्केट को ये कहानी बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने संजय लाल भाई की कंपनी को रेमंड से ज़्यादा मार्केट कैप दे दिया। तो
यार कहीं ना कहीं पेन तो होगा ना एंटरप्रेन्योर को, यार मेरी ब्रांड देख तेरी। तो इसने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं भी डेनिम प्लांट लगा देता हूँ, उससे बेटर तो मैं कर दूंगा। रेमंड ने बोला कर 70-80% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला बिजनेस, उसने जाके सारा कैपिटल जो कैश फ्लोज आ रहा था वहां से निकाल के उसने डेनिम में डाला। डेनिम 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला बिजनेस। मार्केट ने बोला ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसा पनिशमेंट मिला। अब जाके लास्ट 1-1.5 साल में रेमंड हैज कम बैक टू रिकॉग्निशन। तो कैपिटल एलोकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर वेल्थ क्रिएशन। द ओनली डिफरेंस इज व्हेन यू आर बिल्डिंग बिजनेस थ्रू कैश फ्लो, कैपिटल विल नेवर बी मिसएलोकेटेड बिकॉज आपके पास है ही कितना कैश फ्लो। पर देयर इज अनदर थॉट विच इज, जो आप बोलते हैं कैश फ्लो टाइप का बिजनेस है, जैसे जो राकेश झुनझुनवाला सर मानते थे या वॉरेन बफेट मानते हैं, राइट। वॉरेन बफेट ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम डिडंट इन्वेस्ट इन एप्पल। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है ये कि एप्पल जब बहुत अच्छा लेवल पे पहुंच गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस बन गया, उसके बाद वॉरेन बफेट एंटर्ड एंड देन इन लास्ट 10 years he's made very good returns on it. Correct. But never did it at the time जब एप्पल कुछ भी नहीं था। उनके पास बहुत टाइम ऑफर्स आए, बहुत ऑप्शन आए, नहीं करा उन्होंने, कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस में किया, राइट। एंड देन देयर इज अ थॉट ऑफ स्कूल विच इज Amazon वे ऑफ बिल्डिंग। करेक्ट। कि आप इक्विटी रेस करो और करते करते 20 साल तक लॉसेस खाओ, 20 साल बाद जिस दिन पहले दिन आप रेवेन्यू बनाओ, उसी दिन जितने लोगों ने पैसा लगाया सब बिलियनर्स बन जाए, राइट। सो दैट इज वन स्कूल ऑफ थॉट एज वेल कि आप 20 साल तक लॉस करते, राइट। मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब कि अगर आपको, बिकॉज कनेक्टिंग द डॉट्स हियर, राइट, व्हाट किशोर बियानी सर सेड कि अगर आपको जो सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पैसा है, जिनके हज़ारों करोड़ों रुपए हैं लगाने के लिए, उनको बीट करना है, तो बहुत सारे 10-10 करोड़ वाले लोगों को साथ में आके किसी एक एंटरप्रेन्योर पे, किसी एक घोड़े पे पैसे लगाने पड़ेंगे ताकि वो उनको डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न दे। नहीं तो कभी भी हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान इंडिविजुअली ये थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन पैसा बीट ही नहीं कर सकता। सो इक्विटी का तो कॉन्सेप्ट ही, आई फील दिस इज, सारे VCs इज व्हाट टेक्निकली, राइट, दे आर लार्ज इंस्टीट्यूशनल कैपिटल्स जिन्होंने इंडिविजुअल जो बहुत रईस लोग थे, उन जो 1000 करोड़ वाले थे, जिनको अब 10-10 हज़ार करोड़ बनना है, वो 1000 करोड़ में से अपने 100 करोड़ दे देते हैं ताकि मिल के सब लोग पैसा लगाएं और किसी एक इंसान पे लगाएं जिसकी वजह से बहुत लंबे रिटर्न्स मिले। सो द आइडिया इज, द फाइट इज, कैन अ नोबडी टेक हेल्प ऑफ समबडीज एंड बीट द number 1 और number 2 ऑफ द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड। And that's all. That's why I love the VC story. 100%. नहीं तो आप अंबानीज एंड अदानीज ऑफ द वर्ल्ड के आसपास बिजनेस भी नहीं कर सकते। करेक्ट। कैसे अराउंड भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, जहाँ पे उनको कुछ अच्छा दिखा, वो आपको खरीद लेंगे। एंड विच इज़ वॉट मेक्स लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज़ नो राइट और देयर इज़ नो रॉन्ग। कोई फॉर्मूला नहीं है बिजनेस का। ये हम लोग को राकेश भैया भी बोलते थे, स्टॉक प्राइस, लॉट ऑफ पीपल फील कि उन्होंने इतना पैसा बनाया तो कुछ तो फॉर्मूला होगा। इसे फॉर्मूला नहीं है यार, ये लक है। एंड वो लक को अलग तरह से डिफाइन करते थे। आप भैया की हमारी ऑफिस में आते थे ना रेयर में, तो आज भी है, वहाँ मंदिर है, इज अ बिग बिलीवर ऑफ गॉड एंड एल्डर्स। तो वो लक को डिफाइन करते थे और हमारे मंदिर के ऊपर में लिखा है, विद गॉड्स ग्रेस एंड एल्डर्स ब्लेसिंग। सो ही सेज यार मैं तो सोच रहा हूँ। सो भैया का एक बहुत यूनिक चीज़ थी। सपोज आप भैया के फ्रेंड है, आप भैया का अपना रूम था, सारे टर्मिनल्स लगे हैं, वो देख रहे हैं, और आप आके बोलेंगे राकेश क्या लेने का है। एंड सपोज उस टाइम भैया लुपिन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रियल स्टोरी है। मैं तो लुपिन ले रहा हूँ, तेरे को लेना है ले ले, ओके आप जाके ले लोगे। मैंने एक बार भैया को पूछा, एक कैलकाटा का CFO आया था, उसने एग्जैक्ट सेम स्टोरी, भैया लुपिन खरीद रहे थे, उसको पूछा, उसने बोला लुपिन ले ले। मैं थोड़ा सा टिकन अबैक था, यार आप खरीद रहे हो, आप क्यों इसको बोल रहे हो खरीदने के लिए। तो इसे प्रशांत, मेरे खरीदने से अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता तो ये मार्केट यहाँ नहीं होता। मैं कौन हूँ, कुछ नहीं हूँ इस मार्केट का। लुपिन का स्टॉक प्राइस तभी बढ़ेगा इफ द कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, मेरे को एक व्यू है कि इसलिए शायद परफॉर्मेंस बेटर होगा। मैं अपना रिस्क ले रहा हूँ इस स्टॉक के पीछे, वो अपना रिस्क ले रहा है। अगर लुपिन का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, मेरा जीरो हाथ है उसमें। पूरा काम किया है देशबंधु गुप्ता और उनके बेटियों ने। मैं तो लक्की था कि मैंने उनके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया, ये बंदा लक्की था कि मैंने उसको बोला, बट रिस्क उसका है, अगर नहीं भी करेगा तो यार जो मैं
बताने की ट्राई कर रहा हूँ वो हम लोग को कंसिस्टेंटली ये समझाने की ट्राई करते थे कि यार कोई भी बिजनेस में आप वो हम लोग को एक चीज बोलते थे कि यू इन्वेस्ट ऑलवेज इन द रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज. हियर द फ्लिप क्वेश्चन. हाँ, तो फिर राकेश झुनझुनवाला इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन गए? ओके. क्योंकि अगर उनके पैसे डालने से ना मार्केट में कुछ हो रहा है, आप जैसे बोल रहे हो अकॉर्डिंगली, विच इज आई डोंट नो अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है. ओके, तो वो बोल रहे हैं कि उनके डालने से और उनकी इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता. उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे डालते हैं, राइट? उन्होंने जितने पैसे कमाए उनसे कई ज़्यादा कितने लोगों ने भी पैसे कमाए, करेक्ट, राइट? लेकिन उनकी इतनी बड़ी ब्रांड नहीं बनी. करेक्ट. बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में किंग्स होंगे, क्वींस होंगी, जिन्होंने अपने अपने लेवल पे मैनिपुलेट करके, नहीं मैनिपुलेट करके, जेन्युइन से, लक से, व्हाटएवर, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए और राकेश झुनझुनवाला सर से प्रॉब्ली ज़्यादा पैसे कमा लिए. पॉसिबल है, राइट? उनकी इतनी ब्रांड नहीं बनी. सिर्फ एक ब्रांड इंडिया में इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्योंकि एक ही बंदा था जो अपनी बोलते हैं ना, ही यूज्ड टू वेयर हिज हार्ट अप हिज स्लीव. मतलब मैंने आज भी शायद अगर प्रॉबली हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे बड़े बुलिश होंगे इंडिया के ऊपर, बट अदरवाइज मैंने इंडिया के ऊपर उससे बड़ा बुल नहीं देखा है. इतनी उनकी थिंकिंग अबाउट वेयर कंट्री विल ग्रो. दूसरा, उनको ये लग रहा था कंट्री को ग्रो करने के लिए, हमारे जीडीपी को ग्रो करने के लिए कैपिटल मार्केट का एक बहुत बड़ा महत्व है बिकॉज ऑफ कैपिटल एलोकेशन. क्या डिफरेंस है इंडिया और चाइना में, राइट? इंडिया में कैपिटल मार्केट्स कैपिटल को एलोकेट करते हैं. आप एफिशिएंट है, आपको पैसा मिलेगा, मैं इनएफिशिएंट हूँ, नहीं मिलेगा. चाइना बिकॉज इट इज़ ऑटोक्रेसी, स्टेट एलोकेट्स कैपिटल, राइट? तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए चाइना की बैंक की बैंड बजी हुई है. इंडियन कंपनी जो निफ्टी की जो हमारी टॉप 100 कंपनीज है, हैज़ द हाइस्ट ROEs अमंग्स एनी कंपनीज इन द वर्ल्ड because market is allocating capital. If you are efficient, you will get capital, you will start becoming more and more efficient. Bhaiya would go and educate Indian investors. He was the first person who will go on CNBC and he will talk about India's structural story, why everybody should believe in India, why everybody should talk about, why everybody should invest in Indian stock markets. And he used to tell people, investing is not a part-time job. It's a full-time profession. तो ये टिप्स के पीछे मत भागो. Tips are injurious to wealth. Sorry. Be a long-term investor. Don't invest your capital. Give it to mutual fund guys. वो प्रोफेशनल से, उनको आता है. वेल्थ कहाँ से बनी आपका क्वेश्चन, राइट? सो भैया के 2 बिजनेस मॉडल्स है. एक है ट्रेडिंग. ट्रेडिंग से उनका कैपिटल बनता था, उनकी वेल्थ बनी है इन्वेस्टिंग से. Amongst the very, very few people I have seen in my life who can build a wall between trading and अगर आप एंड इन्वेस्टिंग. अगर आप हमारी रेयर की ऑफिस में आएंगे तो हमारे 10 कमांडमेंट्स ऑफ ट्रेडिंग है भैया के और 10 कमांडमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग है. दे आर नॉट फॉर्मूलाज, कमांडमेंट्स हैं. सो जब वो ट्रेड करते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है. वो कभी भी डे ट्रेडिंग नहीं करते, वो कभी भी वीक ट्रेडिंग नहीं करते हैं. वो निफ्टी आज नहीं लेते कल बेचने के लिए. उनका निफ्टी का एक व्यू होता है, वो व्यू बनता है बेसिस कंट्रीज ग्रोथ, व्हाट इज हैपनिंग वर्सेस द रिजल्ट. अब निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में 30 कंपनियां हैं. वो 30 कंपनियों का नफ़ा है. जब आप निफ्टी का EPS कैलकुलेट कर सकते हो, निफ्टी एक PE मल्टीपल पे ट्रेड करती है. आज एज वी आर स्पीकिंग निफ्टी इज ट्रेडिंग एट, एंड स्टॉक मार्केट 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड करता है. आज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अबाउट 18 टाइम्स FY25. अब निफ्टी में हर एक कंपनी के मार्केट कैप को एक वेटेज दिया जाता है. फाइनेंशियल्स के पास 35% वेटेज है, कंज्यूमर के पास 18% वेटेज है. फॉर एग्जांपल, ये हर एक बैलेंस शीट को स्टडी करते थे निफ्टी 30 कंपनीज की. आज तो क्या बोलूँ, भैया है नहीं. भैया को आप 30 कंपनी की P&L बैलेंस शीट कैश फ्लोज के बारे में पूछ लो निफ्टी की. यहाँ पर हम लोग 8 जन थे रिसर्च में, हम लोग 8 जन से ज़्यादा राकेश भैया पढ़ते थे एवरी डे. ठीक है. नाउ बेसिस ऑल द मैक्रो इंफॉर्मेशन कमिंग, ही इज स्टार्टिंग टू मेक अ व्यू कि यार. एंड दूसरा, वो हमको बोलते थे, प्रशांत तू मेरे को कोई भी कंट्री में ले जा, स्क्रीन के सामने बैठा दे, हम लोग पैसा बना लेंगे. बिकॉज एज अ ट्रेडर वी नेवर ट्रेड ऑन ओपिनियन, वी ट्रेड बेसिस प्राइस. डिफरेंस. वो लोग जब स्क्रीन देखते हैं आपको पता चल रहा है क्या वॉल्यूम हो रहा है, कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है.
यू आर टेकिंग योर डिसीजन बेसिस द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट विच आर रिफ्लेक्टिंग इन द वॉल्यूम. वो लोग कभी इस बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं. मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया, मार्केट अगर मेरे को बोल रही है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. सो ट्रेडिंग का पहला कमेंटमेंट था कि यू ट्रेड बेसिस प्राइस, नॉट बेसिस ओपिनियन. योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस. वो कभी ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करते थे. चाहे राकेश झुंझुनवाला हो, राधा किशन दमानी हो, और रामदेव अग्रवाल हो, इन सब से मैंने एक चीज़ सीखी जो हम लोग कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. वर्ल्ड में बहुत कम डेकेडल कंपाउंडिंग स्टोरीज मिलती है. आपको कोई 5 साल ग्रो करेगा, 7 साल ग्रो करेगा, बट डेकेडल 40 साल तक कंपाउंडेड 15-20% करना, आप मैथ्स करोगे तो आप हिल जाओगे. उनको ये अक्कल थी कि अगर कोई मेरे को कंपाउंडिंग स्टोरी मिल जाती है तो फिर बेचने का नहीं, क्योंकि लाइफ में 1 या 2 ही मौका ऐसे मिलने वाले हैं. सो जब उन्होंने टाइटन लिया तो खाली घड़ी बनाती थी. तो क्यों उन्होंने इन्वेस्ट किया? बिकॉज HMT वॉज डाइंग डाउन. एंड ही सेड इंडिया में जब आप घड़ी सोचते हो, उन दिनों की बात है, तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आप अपने जमाई को घड़ी देने वाले हो, उसके हाथ में रहना. घड़ी बिगड़ गई तो ससुराल की इज्जत का सवाल है. HMT वॉज डाइंग. द ओनली अदर वॉच मैन्युफैक्चरर एट दैट टाइम वॉज टाइटन. एंड टाइटन से भी ज़्यादा ब्रांड थी टाटास की, कि टाटास कभी कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे. व्हेन वी इन्वेस्टेड नोबडी न्यू टाइटन विल एवर ओपन अ तनिष्क. बट उनका व्यू था इंडिया में घड़ी तो बहुत बिकेगी, कुछ है, हर शादी में घड़ी चाहिए. और द नंबर 1 प्लेयर तो हम लोग ने, उन्होंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया टाइटन में, राइट. एंड ऑब्वियसली यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर टॉकिंग टू द मैनेजमेंट. फिर ज्वेलरी में वो लोग घुसे. जब ज्वेलरी में घुसे तो राकेश भैया इंक्रीज हिज बेट. हम लोग कभी नहीं करते. अगर मैंने कोई शेयर 100 में लिया, वो 300 हो जाता है, कोई चांस ही नहीं मैं उसको ऐड करूँगा. वो सबकी ये कॉमनैलिटी है. यू पिरामिड योर प्रॉफिट्स. यू हैड टेकन अ बिजनेस विथ अ पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ अ न्यू इवेंट हैज हैपेंड. नाउ आई टेक अ न्यू फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू. उनका क्या सेम चीज उन्होंने बोला तनिष्क में, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी. क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में गोल्ड स्मिथ का था. यू विल गो टू योर लोकल गोल्ड स्मिथ. ये लोकल गोल्ड स्मिथ आपको चूना ही लगाता है, बोलता है 24 कैरेट देता, 22 कैरेट है, उसमें भी आपको पता नहीं है कितना रियल सोना है. उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस, किसी को पता नहीं. गोल्ड इन सच अ लार्ज इंडियन मार्केट विद द फैंसी ऑफ गोल्ड, यू आर नाउ टाटास आर एंटरिंग. दे विल रीडिफाइन द स्पेस. ट्रस्ट ला देंगे, ट्रांसपेरेंसी ला देंगे. उन्होंने तनिष्क ने पहली दुकान से अपने स्टोर में कैरेट मीटर लगा दिया था. इसे बॉस ये स्टोरी तो फट जाएगी. डबल ट्रिपल एंड फास्ट ट्रैक आया. आज भी उन्होंने एक शेयर नहीं बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर बेचा होगा, बट टुडे हिज इन्वेस्टमेंट इन टाइटन अलोन इज $1.5 billion. एंड ही मेड दिस इन्वेस्टमेंट 30 years बैक. प्रशांत देसाई ने अपना टाइटन रखा होता तो उसकी आज 200 करोड़ की वैल्यू होती. फॉरगेट एनीथिंग एल्स. बट मेरा तो ट्रिपल हो गया. मैंने बोला भगवान, 3 गुना पैसा. हम लोग को वो अक्कल नहीं थी कि कंपाउंडिंग स्टोरी को कभी नहीं बेचते हैं जब तक थिंग्स आर गोइंग गुड. अब भैया की भी वेल्थ को डिकोड करोगे, 3 या 4 स्टॉक में उनकी वेल्थ बनी है, बट आज भी वो स्टॉक है. माई ओनली कंप्लेंट नॉट अगेंस्ट भैया, but against every single person who is more wealthier than Bhaiya and made that wealth in stock market is have not shared their wisdom. He is the only person who has gone ahead and shared and got this equity culture. हर एक बिजनेस में एक आइडल तो चाहिए ना हमको यार. एंड उनका कोई वो नहीं था. कभी भी आप उनके इंटरव्यू में कोई सिंगल स्टॉक की बात नहीं करेंगे. वो खाली एक ही चीज़ की बात करेंगे, ये कंट्री कैसे ग्रो करेगा. और कंट्री ग्रो करेगा, हाउ डज इट मैटर. राज शायद प्रशांत से ज़्यादा पैसा बनाया, कम पैसा तो सबका बनने वाला है, बट इक्विटी में 95% इंडिया का सेविंग आज भी सेविंग्स बैंक और फिक्स डिपॉजिट में वेल डिस्ट्रक्शन हो रही है. सेविंग्स 6% रिटर्न देता है, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 4% है, इन्फ्लेशन 60% है. कहाँ से वेल्थ क्रिएट होगी इस कंट्री में. बट सबको एक वो सूत्रधार चाहिए, वो सूत्रधार बने. कितने सेल्फलेसली, कितनी टेलीविजन इंटरव्यूज टू कीप गोइंग एंड टू इवेंट्स, टू IITs, IIMs, कॉलेजेस, लेक्चर्स, kept
टॉकिंग अबाउट द इंडिया ग्रोथ स्टोरी. तो आई थिंक ब्रांड इसलिए बनी. डू यू थिंक मार्केट अभी जो सब बोल रहे हैं कि मार्केट इज लीडिंग टुवर्ड रिसेशन, होगा ऐसा? हमारा कोई चांस नहीं है रिसेशन. ऐसे बोलते हैं ना कि पीक पे आने के बाद देयर इज अ चांस टू ड्रॉप. पीक आ रहा है. द होल निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18 टाइम्स फॉरवर्ड. कहाँ पीक होता है? पीक होता है अगर 50-60 टाइम निफ्टी ट्रेड कर रही होती, राइट? कहाँ? इज देयर सम फ्रॉथ समवेयर इन? बट वो तो मार्केट में वेस्ट में तो बोल रहे हैं ना कि कैपिटल अब इट्स जस्ट बहुत थिन है. कुछ नहीं. Thin अभी तो हम लोगों ने line, कुछ thin देखा line ही down नहीं हो है. जाएगा. नहीं यार, वो होना मैं ये नहीं बोल सकता नहीं होगा, बट आई एम सेइंग गिवन वेयर द कंट्री इज, गिवन वेयर अवर मार्केट्स आर, गिवन वेयर दे आर ट्रेडिंग एट, इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, राइट? तो जो हमारी आज अर्निंग्स की ट्रेजेक्ट्री है ऑफ द टॉप 30 कंपनीज और टॉप 100 कंपनीज और टॉप 500 कंपनीज, ये शायद यहाँ से 3-5-10% करेक्ट हो सकती है. वो भी मेरे को नहीं लग रहा है पर्सनली, बट हो सकती है, राइट? बट will this market get into a recession? 2008 लेवल नहीं आएगा? Do you think 2008 के crisis type of setup? Recession is we all live in the world of probabilities. We'll never say never. As I said, certain it is absurd, but I would put a very, very, very low probability to something like that happening. Yeah, you think funds will flow and start? क्योंकि अभी to- startup market dry हो गया था, right? Startup market तो ठीक है यार, do you think 14 वापस- साल के बाद एग्जिट मिलती है तो हाँ, तो नहीं वापस startup market भी बढ़ेगा? आई थिंक स्टार्टअप मार्केट भी अपना एक फेज से ट्रैवल कर रहा है. मनी विल नॉट बी ईजी, एंड आई थिंक मनी विल नॉट बी ईजी बिकॉज सो मेनी पीपल सॉ एक्सेप्शंस टू द रूल एंड स्टार्टेड राइटिंग चेक्स इन द व्यू दैट आई विल मेक 10x, 20x, 30x, 50x. इन एवरस्टोन वी ऑल्सो हैव अ स्टार्टअप फंड कॉल्ड DSG कैपिटल 50-50 जॉइंट वेंचर. हमारा जैसे मैंने आपको बोला कि 4 साल में DSG कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दीपक चलाता है कि यार हम लोग का प्राइवेट इक्विटी बहुत क्लियर है, 4 साल के बाद बेचने का, 4 और 5 साल के बीच में. दीपक का उस दिन प्रेजेंटेशन था, उनका एवरेज एग्जिट पीरियड इज 14 ईयर्स. तो अब ये रियलाइज हो रहा है कि स्टार्टअप में एग्जिट इज टफ. तो हेंस आई डोंट थिंक टू मच ऑफ फ्लफ मनी विल गो इनटू स्टार्टअप. तो क्या खरीदेंगे? स्टार्टअप नहीं खरीदेंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है कि स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक स्टार्टअप को कहीं और से पैसा शायद मिल जाए. जैसे आपने बोला, स्टार्टअप को जब पैसा नहीं मिलेगा वो लोग भी इवॉल्व करेंगे कि यार अब कैपिटल इज नॉट कमोडिटी, इट इज. तो आई विल परफेक्ट माई बिजनेस मॉडल, आई विल नॉट. वो वर्ल्ड भी इवॉल्व होगा. जैसे वो वर्ल्ड बेटर होगा, कैपिटल विल स्टार्ट चेजिंग, राइट? बट आई जस्ट फील दैट credibility, more established players, skin in the game, all these will become important when startups write checks. एक वेव आया था हमारे DSG में भी, हम लोगों ने कितने सारे कंज्यूमर स्टार्टअप्स में पैसा लगाया, चैलेंजर ब्रांड्स में, एंड ग्रो ठीक ठाक की है. 30-40-50 करोड़ के टॉप लाइन में. 30-40-50 करोड़ के टॉप लाइन को मैं बेचूँ कैसे? ये कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए. वो खरीदने वाला अगर 50 करोड़ 60 करोड़ की टॉप लाइन वाली कंपनी खरीद रहा है, उसको भी लगेगा यार 5 साल में 50-60-70 करोड़ वाली 200-300 तो करे. अगर 200-300 होने वाली है तो यही एंटरप्रेन्योर कर लेता. तो अब उसके कौन बायर्स आ रहे हैं? उनके अगर अच्छी आपकी डिफरेंशिएशन है तो उनके बायर्स आ रहे हैं लार्जर कंज्यूमर कंपनीज. ITC ने कुछ खरीदी है, नेस्ले ने कुछ खरीदी है, मैरिको ने कुछ खरीदी है, यूनिलीवर ने खरीदी है. तो एग्जिट्स विल डिफाइन वेदर दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट कैपिटल, इज माई पर्सनल व्यू. तो इंडिया में आपको लगता है कौन से पॉइंट पे एग्जिट इजी होता है? कितनी रेवेन्यू में इन कंज्यूमर ब्रांड्स? 2 पॉइंट. एक, अगर आप अल्टीमेटली एग्जिट का मतलब क्या, आप बेच रहे हो, कोई खरीद रहा है, जो खरीद रहा है उसको उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखना चाहिए इन द नेक्स्ट 3 to 5 years टाइम. सो एनी बिजनेस दैट कैन गो एंड डेमोन्स्ट्रेट कि अगले 5 साल में सॉलिड ग्रोथ है, एंड दीज आर द रीजंस विच यू कैन गो एंड सेल विथ कन्विक्शन, विल गेट एग्जिट्स, और यू विल सी लॉट ऑफ डिस्ट्रेस एग्जिट्स हैपनिंग. वो मेरे को बड़ा ट्रेंड दिख रहा है. ओके, सो डिस्ट्रेस मतलब मेरी हमारी एक कंपनी में हुआ, फार्मीजी. IPO जा रहे थे, प्री IPO ऑफ $5.2 billion में. प्री IPO राउंड, प्री IPO हुआ $5.2 billion. दिस इज अबाउट अ ईयर बैक. पैसा ही नहीं मिला बाद में. IPO गॉट डीरेल्ड बिकॉज Paytm की बैंड बज गई, जोमेटो की बैंड बज गई ऑन लिस्टिंग. तो ये वर्ल्ड से पब्लिक मार्केट का भरोसा उठ गया. तो पब्लिक मार्केट ड्राई, प्राइवेट मार्केट, जहाँ पब्लिक मार्केट ड्राई होता है इट का इम्पैक्ट प्राइवेट मार्केट्स पे आता है. ही गॉट मनी फ्रॉम रंजन पाई.
$500 million at $500 million valuation. From 5.2 billion to 1 billion in 1 year's time. ये पूरे इन्वेस्टर का पैसा जो अभी तक इन्होंने ग्रो करने में लगा था, अब रंजन भाई मजा करेगा. डिस्ट्रेस ये होगा. तो फाउंडर ने कुछ भी नहीं कमाया. कमाएंगे अगर ये बड़ी बनेगी एंड व्हाटएवर, राइट. बट आज सारे फाउंडर मिलके पांच फ्रेंड्स हैं, 5 मिलके 13% है कंपनी का उनके पास. बट उसके बाद भी अभी तो पहले कि ये 500 मिलियन तो कितने लोगों को एग्जिट देने में लगा होगा. कुछ नहीं, अभी उसने बोला एक जन को एग्जिट नहीं मिलेगा. आपके जो फार्मेसी ने जिस कंपनी को खरीदी थी वो आपके पॉडकास्ट पे थे, वेलुमनी, थायरोकेयर, राइट. वेलुमनी ने भी पैसा डाला इसमें 5.2 बिलियन पे. 5.2 बिलियन पे डाला था उन्होंने पैसा. बट So what happened when they acquired Thyrocare? See, फेज है ना यार, वो तेजी का फेज था. एवरीबडी वाज बुलिश. तो उसको लगा यार ये तो 4-5 बिलियन वाली तो 10-20 हो जाएगी. अगर जोमेटो जिसकी जोमेटो क्या क्रेड वगैरह जिसकी ये बैलेंस शीट की हालत है, ये वैल्यू है, तो उसको एग्जिट मिल रही थी, तो उसकी एग्जिट की 50% इसने इसमें डाल दिया. तो उनका जो 4-5 हज़ार करोड़ 5,000 करोड़ आधा इसमें डाल दिया. 2,500 करोड़ इसमें डाल दिया तो खत्म. 2,500 तो 2.5 डाला, वो 80% मार्कडाउन हो गया अभी. बट 2.5 तो निकाल दिए. मतलब what he has built is incredible from the background that he has come, right? But what I was bigger point I was saying, ये फेस है, right? वो फेस को प्रेडिक्ट करना. तो आप एग्जिट की बात कर रहे थे, तो एक अगर आप ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो एग्जिट होगा या डिस्ट्रेस में होगा. दूसरा फॉर एग्जिट, बिकॉज आई लुक एट एग्जिट्स इन एवरस्टोन, वन थिंग आई हैव लर्न, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट बी ग्रीडी व्हेन मार्केट्स आर गुड. जो मैं किशोर जी को भी बहुत बार बोलता था कि यार नींद, चैन की नींद सोनी है ना बिना डेट की, मिल रहा है मौका. बट वो बुल मार्केट में जो भैया बोलते थे, राइट, वर्स्ट ऑफ मिस्टेक आर मेड इन बेस्ट ऑफ टाइम्स. वो बेस्ट ऑफ द टाइम्स में, पीक टाइम में ये डिसीजन रैशनली लेना, तो आपको हमेशा नेक्स्ट डे विल लुक बेटर देन. वो डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो आपने एडवांटेज ले लिया तो एग्जिट मिल जाएगी आपको. कौन से रेवेन्यू पे आपको लगता है कंज्यूमर ब्रांड इंडिया में बिकना आसान है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्या बोले तो 50 करोड़ पे तो बिकेगा ही नहीं. नहीं, अगर 50 करोड़ पे मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि मेरी बिजनेस अगले 5 साल में 50 करोड़ रेवेन्यू विल ग्रो एट 30-40% के, अगर 50 पे भी बिकेगी, 30 पे भी बिकेगी. बिजनेसेस आर सोल्ड ऑन ग्रोथ, दे आर नॉट सोल्ड ऑन एब्सोल्यूट नंबर. अच्छा. माई एल्डर ब्रदर वर्क्स इन वादम, राइट. वादम को लास्ट 2 साल में ग्रोथ ही नहीं आया. तो आज अगर बाला बेचने जाएगा नहीं मिलेगा उसका. अभी बायर अगर मिलेगा तो उसको या टाटा टी मिलेगा या डाबर मिलेगा. वो डिस्ट्रेस पे खरीदने के लिए रेडी है, क्योंकि उसने जो रिमार्केबल काम यूएस में किया है फॉर वादम, बहुत किलर है. करेक्ट. बट अगर आज उसकी जो 150-200 करोड़ की रेवेन्यू होगी लास्ट ईयर की, इफ बाला कैन गो इन से किया 200 करोड़ की रेवेन्यू पे, सो 50 करोड़ की रेवेन्यू पे अगर आप 30-40% ग्रोथ कर रहे हो, बिक जाएगी. 200 करोड़ पे अगर आप 10% भी ग्रो कर रहे हो तो 10% ग्रोथ तो यार मैं HDFC बैंक ना ले लूँ. So it's about your ability to grow. That's, I thought my answer was, it's not about an absolute number, it's about the growth. I think that's a good point to end podcast 1. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अगर आपको इस एपिसोड में से थोड़ी सी भी अगर वैल्यू आई है, सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा. बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. एंड एक की लाइफ में चेंज लाने से ही पूरी कंट्री में चेंज आएगा. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट, एंड कमेंट्स में हमें फीडबैक दो कि हम कैसे इस पॉडकास्ट को और बेहतर कर सकें, ताकि आपके लिए हम बेहतर एक्सपीरियंस ला सकें. अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.